ओके डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कल सैटरडे मैं नहीं उपस्थित हो पाया, लेकिन यह आप ही लोगों के इंटरेस्ट में मैंने ऐसा किया क्योंकि कल 15 अगस्त था और आप जानते हो कि कल प्राइम मिनिस्टर का भी स्पीच हुआ। बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस आपको मिले जो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। इवनिंग तक आपको न्यूज़ देखने का अवसर मिले, आप कहीं इंटरप्ट ना हो आपके कार्य, इसलिए मैंने जानबूझ के 15 अगस्त को ड्रॉप किया। अब मैं स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोगों की सीरीज पास्ट एंड द प्रेजेंट कम्युनिकेशन सीरीज चल रही है, अतीत एवं वर्तमान संवाद श्रृंखला। लेकिन आज मैं उस श्रृंखला को थोड़ा स्थगित करके एक दूसरे मुद्दे को उठाता हूं, क्योंकि यह बड़ा ही लेटेस्ट टॉपिक है और यह लेटेस्ट रिसर्च से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को उस लेटेस्ट रिसर्च की जानकारी होनी चाहिए। सो दैट्स वाई कि मैंने अपना एक थीम ही अलग चुन लिया और वो थीम है अ ट्रिब्यूट टू रेवोल्यूशनरीज एट 74th इंडिपेंडेंस डे। लेकिन इसमें मैं ये चाहता हूं कि हमारे नेशनल मूवमेंट के बहुत सारे अनसंग हीरो हैं जिनको इतिहास में जितनी जगह मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाई। वैसे अनसंग हीरोज को एक बार फिर हम याद करें और उनको हिस्ट्री में फिर जो नए प्लेस है उसको रिस्टोर किया जाए। और इसके अलावा यह भी जानने की जरूरत है कि अभी आपके चूंकि नए नए रिसर्च आ रहे हैं इन रेवोल्यूशनरीज पर और बहुत हाईलाइटेड हो रहे हैं, इसलिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली क्या देखोगे, टेक्स्ट बुक में नेग्लेक्टेड हैं, परंतु अब एग्जाम में वो आपको आते रहेंगे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है और आज मैं यही टॉपिक लूंगा। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर दैट सीरीज। मैं फिर उस सीरीज के साथ उपस्थित होऊंगा, लेकिन संभव है कि अगले वीक भी मैं आपको सैटरडे ना लेकर कोई दूसरा ही दिन लूं, ऐसा संभव है। वो जैसी होगी आपको सूचना मिल जाएगी। तो हम लोग पहले मुद्दे पर आते हैं। पहले मैं आपको रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म से वाकिफ करवाता हूं और पहले ये कारण बताता हूं कि हमारी हिस्ट्री में ये नेग्लेक्टेड कैसे रहे हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या क्वेश्चन हो सकता है और बहुत सारे ऐसे नेशनल मूवमेंट के अंतरंग प्रसंग होंगे जो नॉर्मली उसको इग्नोर कर दिया जाता है या हमारे मेन स्ट्रीम हिस्टोग्राफी में उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। तो वैसे प्रसंग की चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन हमारा मुख्य बल होगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो उनके पर्सनल लाइफ की कहानी न कहकर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही बताना चाहूंगा। देखिए, अनेक महान क्रांतिकारी अभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तिरस्कृत नायक हैं। पहली बात मैंने आप बताई कि व्हाई हैज दे रिमेन टू बी अनसंग हीरोज इन नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित कारणों से इतिहास में उनका उचित स्थान नहीं है। मैंने 1 by 1 थोड़ा सा पीपीटी भी आपको बनाकर दे दिया है ताकि आप इसके माध्यम से और मेरे लेक्चर के माध्यम से आप इसको नोट डाउन करके उनके विषय में अपने विचार को स्थिर कर सकें। राष्ट्रीय आंदोलन पर गांधीवादी प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृति को अहिंसक सिद्ध करने का प्रयास किया गया, मतलब इंडियन कल्चर प्रोजेक्टेड एज नॉन वायलेंट। देखिए, इस पहलू को मैं आपसे विशेष रूप से डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि यह समस्या केवल उन हिस्टोरियंस की ही नहीं है जो नेशनल मूवमेंट पर लिखते हैं। यह चुनौती उन हिस्टोरियंस की भी है जो एंशिएंट हिस्ट्री पर काम करते हैं। पता नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवाद और नेहरूवाद के प्रभाव बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं यह माना जाता रहा कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन नॉन वायलेंट है, वो अहिंसक है, उसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। और यह मेंटेलिटी कहीं ना कहीं हमारी जो हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया है वहां से भी बनकर आती है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में अगर आप देखोगे तो महात्मा बुद्ध, अशोक महान, वैसे व्यक्तित्वों की भूमिका पर विशेष बल दिया जाता रहा है और एंशिएंट हिस्ट्री में भी यह दिखाने का प्रयास किया जाता रहा है कि भारत की प्राचीन संस्कृति यानी जो आगे चलकर हिंदू संस्कृति के नाम से जानी गई वह मूलतः अहिंसक थी। अब मैं आपको बताऊं कि चूंकि हम लोग सोशल साइंस से जुड़े हुए हैं, मानविकी विषय से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे विषयों में कभी फुल एंड फाइनल विचार नहीं होता। हमेशा नए रिसर्च आते हैं और नए रिसर्च उस संबंध में पुरानी धारणाओं को चुनौती देते हैं।
कई बार मुझे आप लोगों के साथ थोड़ी परेशानी हो जाती है, जैसे मैंने इस्लाम पर ही लेक्चर लिया, कई बार गांधीज्म पर लेक्चर लिया, मार्क्सिज्म पर लिया, तो वहां पर मेरे विचार को किसी खास राजनीतिक पक्षधरता से जोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं कवर करूंगा तो आपको लगेगा कि मैं गांधी का नहीं बल्कि भगत सिंह का प्रशंसक हूं। एक्चुअली होता यह है कि सोशल साइंस में हर चीज के पर्सपेक्टिव होते हैं। क्वेश्चन जिस पर्सपेक्टिव से पूछा जाएगा, जैसे अभी आपको थोड़ी सी समस्या है, लेकिन पास्ट एंड द प्रेजेंट सीरीज में हमारे साथ जमे रहिए। अ टाइम विल कम कि क्वेश्चन खुद इंडिकेशन आपको देगा कि आपको लिखना क्या है, और जैसे जैसे आप तथ्य से ऊपर उठकर अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो तथ्य भी आपको ज्यादा रहेंगे, और यह भी पता चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे एनालाइज किया जाए और फिर तथ्यों को हम कैसे क्वेश्चन के एग्जाम्पल के रूप में लें। तो मैंने आपको बताया कि अब एंशिएंट हिस्ट्री में हमें याद है कि हमने उस पर एक बुक भी है, मैं कभी क्रिटिक भी उसकी करूंगा। एक उपिंदर सिंह बहुत ही रिप्यूटेड हिस्टोरियन है, आप जानते होंगे कि अभी हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चे उनके एंशिएंट हिस्ट्री को काफी एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल हिस्ट्री पर उन्होंने लिखा हुआ है। तो उन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है पॉलिटिकल वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया। अब पॉलिटिकल वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया में उनका थीम यही है कि देखिए, ये कहीं ना कहीं गांधी और नेहरू का जो राष्ट्रीय आंदोलन पर इंपैक्ट रहा, उसने पूरे भारतीय संस्कृति के विषय में अवधारणा बदल दी कि भारत की प्राचीन संस्कृति अहिंसक रही है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आप केवल महात्मा बुद्ध और अशोक को देख रहे हो, और फिर अशोक को भी एक देख रहे हो तो शासक के रूप में देख रहे हो। अशोक ने कब मृत्यु दंड को छोड़ा? अशोक ने आफ्टर बीइंग अ रूलर हैज ही लेफ्ट द कवर्डशिप पावर, हैज ही डिस्कार्डेड द कवर्डशिप पावर? क्या उसने अपनी दंड शक्ति को छोड़ा? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वह आठवीं जनजाति के लोगों को पूरी तरह चेतावनी देता है कि नहीं, आप अगर हिंसा पर उतारू हुए, अगर आपने शिकार करना नहीं छोड़ा तो आपके साथ आपको कठोर दंड दिया जाएगा। मतलब मृत्यु दंड तक की चेतावनी उसने दी, और मृत्यु दंड को भी बनाए रखा था। तो अशोका भी वैसा नॉन वायलेंट नहीं है। फिर कामंदक का नीतिशार देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र देखते हैं, महाकाव्य देखते हैं, आगे भागवत गीता देखते हैं, उनमें पर्याप्त महाभारत जैसे ग्रंथ देखते हैं, उनमें हिंसा को न्यायोचित करार दिया गया है और उन्हें स्वीकृति दिलवाई गई है भारतीय संस्कृति में कि हिंसा हर स्थिति में गलत नहीं है, हिंसा कुछ स्थिति में उचित है, आवश्यक है, और the violence should be taken recourse in certain circumstances and that is not going to affect dharma। यह धर्म को प्रभावित नहीं करता है बल्कि धर्म का संवर्धन करता है। उसी प्रकार से तो हमारे अभी देखिए, मैंने कल ही ये बुक ली है, मैं कुछ बुक से भी आपको वाकिफ कराऊं, क्योंकि अभी नए रिसर्च का विषय है, तो मैं चाहता हूं कि बच्चों को नए रिसर्च की चीजें हमेशा पता होनी चाहिए। और मैं लेटेस्ट में मैंने कल ही बुक मंगवाई है, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है अभी, इसका थोड़ा सा प्रीफेस पढ़ा है, थोड़ा आप जानते हो जिसको कहते हो एक रीडिंग में, स्पेसिफिक रीडिंग कहता हूँ, क्रिटिकल रीडिंग तो मैंने नहीं की है। तो अब इसकी पैराफ्रेजिंग की है, इसको मैंने देखा आगे और पीछे। तो ये जो इसके ऑथर हैं वो अपर्णा वैदिक हैं, और इस क्वेश्चन का हेडिंग है माय सन्स इनहेरिटेंस, अ सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ लिंचिंग एंड ब्लड जस्टिस इन इंडिया। माने ये तो यहां तक सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हमारी संस्कृति में पर्याप्त वायलेंस है। अब देखो, लिंचिंग को लेकर जो बात चली कि विदेशी कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में आया है, तो इन्होंने उसको खंडन करते हुए कहा है कि नहीं, हमारे अपने भी जो फॉकलोर्स हैं, हमारे जो अपने एपिक्स हैं, हमारे अपने एंशिएंट लिटरेचर हैं, उसमें भी बहुत इस तरह के वायलेंट एक्टिविटीज के लिए जगह है। तो अब मैं ये नहीं कहता हूं, आप लोग ऑफेंडेड ना हो कि आप इस विचार से एग्री कर जाएं। मैं सिर्फ यह कहूंगा कि यह भी एक विचार है जिसको कि डस्टबिन में नहीं फेंका जा सकता। तो मैं फिलहाल आपको बता रहा कि राष्ट्रीय आंदोलन पर गांधीवादी प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृति को अहिंसक सिद्ध करने का प्रयास किया गया, जिसको अब वर्तमान हिस्टोरियंस उसको काउंटर करते हैं। अहिंसक पद्धति को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिनिधि माना जाना, जबकि क्रांतिकारी घटनाओं को अपवाद के रूप में देखा जाना। अब माय स्टूडेंट, देयर हैज बीन अ रेगुलर टेंडेंसी कि द रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म शुड बी टेकन एज a fringe, और revolutionaries should be taken as fringe elements। जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी है उनको हाशिए पर डाल दिया गया, और ऐसा माना गया कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का मूल स्वर अहिंसक है। गांधी और नेहरू जैसे प्रतिनिधि नेताओं ने इस मूवमेंट को चलाया, जो हर स्थिति में इन्होंने
अहिंसा को दरकिनार किया। और अगर कहीं अहिंसक घटनाएं हुई तो वो कहीं अगर हिंसक घटनाएं हुई तो ये हिंसक घटनाएं हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि वह फ्रिंज एलिमेंट्स को, जो हाशिए पर जो लोग हैं, उन लोगों का आक्रोश है। इसे हम मेन स्ट्रीम धारा के रूप में नहीं देख सकते। तो इस प्रकार की धारणा इस संबंध में विकसित हुई। कांग्रेस सरकार के प्रभाव में इतिहासकारों की मुख्य धारा के द्वारा क्रांतिकारियों की भूमिका की अवहेलना। अब मैं एक बात बताऊं कि इट इज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ शॉक कि देयर इज अ जनरल परसेप्शन ऑफ द कांग्रेस लीडर्स, बट इट वाज द परसेप्शन ऑफ हिस्टोरियंस एज वेल। जो हमारे इतिहास लेखन पर काम किया है, जो हमारे मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस हैं, उन हिस्टोरियंस ने भी मुख्य बल कांग्रेस की भूमिका पर, गांधी की भूमिका पर, नेहरू की भूमिका पर दी है। और कहीं ना कहीं इसको उन्होंने यह सिद्ध किया है कि नहीं, यह कभी कभार उभरता था जिसको दबा दिया गया, और यह हिंसा थी जो हिंसा त्याज्य है, हिंसा के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जगह नहीं थी। इस तरह की धारणा हिस्टोरियंस ने भी दी। अब ये गुप्त संगठन के रूप में कार्य करते थे, इसलिए इनसे जुड़े हुए दस्तावेज आसानी से नहीं मिलते। अब सवाल यह है कि इनके विषय में इस तरह की भ्रांत धारणा क्यों फैली। तो 2-3-4 कारण है। एक कारण है जो स्वयं कांग्रेस के लीडर्स ने भी इसी तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। दूसरा कारण है कि हमारे जो मुख्य हिस्टोरियंस हैं, जो स्वतंत्रता के शीघ्र बाद जिन्होंने लिखा, उन्होंने गांधी, नेहरू और इस तरह के जो मेन स्ट्रीम वाले नेता थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या आप कह सकते हो वल्लभ भाई पटेल, उन्हीं को केंद्र में रखा। लेकिन इस तरह के जो क्रांतिकारी थे उनको अपेक्षाकृत नेग्लेक्ट किया। दूसरा, स्वयं ब्रिटिश भी जानबूझकर इनके बारे में एक गलत धारणा फैलाते थे कि ये आतंकवादी हैं, ये राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, ये लॉ ब्रेकर हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि इस पर एक क्रांतिकारी है मनमथ नाथ गुप्त, मैं भी चर्चा करूंगा आपको। वो HSRA के सक्रिय मेंबर रहे और काकोरी ट्रेन डकैती में भी वो शामिल हुए थे। मनमथ नाथ गुप्त ने बड़ा अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा है कि देखिए, स्वतंत्रता के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एंड उस प्रोजेक्ट का नाम था वर्क्स ऑफ गांधी को उसने स्पॉन्सर किया। मैंने वर्क्स ऑफ गांधी, गांधी का इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ गांधी। गांधी ने तो बहुत सारे वर्क्स किए हैं, तो उन वर्क्स को स्टेट स्पॉन्सर्ड है और स्टेट ने उसको हाईलाइट किया। लेकिन इन क्रांतिकारियों का कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करते। और सबसे बड़ी बात बच्चों ये हुई कि मैं आपको हियर आई हैव टू इन्फॉर्म वन थिंग कि माय स्टूडेंट्स, एक्चुअली वन इम्पॉर्टेंट थिंग हैपेंड, फॉर दैट वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, कि स्वतंत्रता के बाद, जैसे जब कुछ समय के बाद आप देखते हो कि खासकर आई थिंक कि सम डेकेड्स आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, जो हमारे जो पुराने रेवोल्यूशनरीज थे उनका एक पेंशन भी शुरू किया गया। उसमें चूंकि इन क्रांतिकारियों के नाम नहीं थे, इसलिए इनके परिवार वालों को पेंशन नहीं मिले। ये कितने अफसोस की बात है। कोई राष्ट्र अपने इस महान शहीद को इस रूप में श्रद्धांजलि अर्पित किया, तो ये इस बात का अफसोस आज भी जो सेंसिटिव लोग हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलन को समग्रता से देखते हैं, वो इस चीज पर अफसोस जाहिर करते हैं। ब्रिटिश ने उन्हें आउटरेज कहा, क्रिमिनल्स प्रूफ करने की कोशिश की, आतंकवादी का नाम दिया। एक कहावत है, टू गिव अ बैड नेम टू ए डॉग एंड देन किल हिम। अगर किसी के महत्व को कम करना है तो उसका नाम किया जाता है, तो उसमें उनका नाम खराब कर दिया गया और उन्हें कहीं ना कहीं आतंकवादी के रूप में चित्रित करने की कोशिश सरकार के द्वारा भी की गई। लेकिन यह अधिक समय तक की बात नहीं रह सकी। धीरे धीरे उस पर आवाजें उठने लगी, और इन आवाज उठने का कारण था कि भले ही देखिए, अब सवाल यह है कि भले ही मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस ने उनको नेग्लेक्ट किया, लेकिन पब्लिक की मेमोरी में वो थे, गल्प कथाओं के हिस्सा थे, गल्प कथाओं के हिस्सा थे। वह लोगों का जिसको कहते हैं फॉक लोर्स, फॉक टेल्स में थे, मैथोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे बन गए थे, लोगों की कथाओं में थे, लोगों की कल्पनाओं में थे। लोग उन्हें जादुई शक्ति से युक्त भी समझते थे। हर सड़क चौराहे, हर जगह उनकी चर्चा होती थी। भले ही हिस्टोरियंस उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन पब्लिक उन्हें भूल नहीं पा रहे थे। कहा जाता है कि जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जिस दिन फांसी हुई थी, 23 मार्च 1931 की बात बता रहा हूं, उस दिन भगत सिंह की लोकप्रियता इतनी पराकाष्ठा पर थी कि वो गांधी की बराबरी कर रहा था।
तो उसमें एक मैंने देखा है कि एक मैं आपको एक बड़ा अच्छा काम किया है इनके ऊपर। मैं इस हिस्टोरियन से ज़रा आपका परिचय करा दूं, क्योंकि ये आपको भी पता होना चाहिए कि ये एक हैं, ये फॉरेन स्कॉलर हैं। इनका नाम है कामा मैकलियन, और कामा मैकलियन एक यूरोपियन यूनिवर्सिटी में काम करती हैं और बड़ी ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की हैं। तो संजोग से 2007 में इन्होंने एक बात बताई व्हिच आई हैव टू शेयर विथ यू। 2007 में ये भारत आई थी, हिंदुस्तान आई थी, और जब ये आई तो ये पंजाब में अमृतसर में घूम रही थी। तो उस समय एक मूवी 2007 में रिलीज हुई थी, आप लोग बाद में देखा होगा, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा और आप चर्चित रहे, आमिर खान भी उसमें रहा, जिसमें रंग दे बसंती। तो रंग दे बसंती मूवी से काफ़ी प्रभावित हुई और जब यहाँ से लौटी तो अपने स्टूडेंट को भी दिखाया। तो स्टूडेंट सब काफ़ी उत्साहित हुए और भगत सिंह के प्रति काफ़ी आकर्षित हो गए। तो सम ऑफ द स्टूडेंट हैड जस्ट इंक्वायर्ड फ्रॉम हर कि क्या मैं रिसर्च करूं, भगत सिंह के बारे में कुछ वर्क करूं। उन्होंने कहा एकदम बिल्कुल, बी फ्री, डू द वर्क। तो थोड़ी देर के बाद वो स्टूडेंट अपना चेहरा लटकाए हुए आया है और कहा कि देखिए मैडम, इसमें प्रॉब्लम यह है कि मैं भगत सिंह पर वर्क तो कर सकता हूं, लेकिन भगत सिंह पर बाकी कोई वर्क्स है ही नहीं। तो जब तक हमारे पास प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स पर्याप्त नहीं मिलते हैं, जैसे कोई भी जो रिसर्च होता है तो उस रिसर्च में दो प्रकार के शोधों की जरूरत होती है। एक को बोलते हैं प्राइमरी सोर्स और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स जब तक हमारे पास नहीं है, सेकेंडरी सोर्स हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे उनके ऊपर शोध कर सकते हैं। तो इन्होंने भी इस बात को महसूस किया। फिर ये इंडिया आई और तब तक क्या हुआ कि 1960 के बाद कुछ कुछ सोर्स धीरे धीरे आने लगे थे। अब क्या क्या इनके विषय में, इन क्रांतिकारियों के बारे में कौन कौन नए सोर्स आने लगे थे, उनके बारे में बताना चाहूँगा कि एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में हम अब कुछ जो प्राचीन भारत पर काम करने वाले कुछ इतिहासकार हैं, जैसे मैंने उपिंदर सिंह ही कहा है, या अभी जो मैंने आपको बताया है कि जो अपर्णा वैदिक हैं, तो इन्होंने पहले ये सिद्ध करने की कोशिश की या इस विचार से टकराए कि देखिए, हिंसा को अवैध मत मानिए, भारतीय संस्कृति में भी हिंसा एक वैकल्पिक धारा के रूप में रही है। तो कुछ हिस्टोरियन सामने आए, क्योंकि पहले एक्चुअली इन क्रांतिकारियों पर जो काम करते थे वो अधिकतर जर्नलिस्ट होते थे, वे पत्रकार होते थे, हिस्टोरियंस से कटते थे। तो पत्रकारों ने काम किया और पत्रकारों के बाद धीरे धीरे हुआ कि भाई किस सोर्स से इनका स्टडी किया जाए। तो 1960 के बाद क्रिमिनल इंटेलिजेंस है, वो क्रिमिनल इंटेलिजेंस खुल गया। मतलब क्रिमिनल इंटेलिजेंस सरकार के द्वारा 1970 के दशक के पश्चात क्रांतिकारियों को सम्मानित किया जाना, 1996 से इंटेलिजेंस रिपोर्ट इतिहासकारों को उपलब्ध, और 1960 के दशक के पश्चात मौखिक इतिहास का प्रचलन आरंभ। जैसे आपको हिस्ट्री में एक खास हिस्ट्री होती है, उसको कहते हैं मोरल हिस्ट्री। तो मैं आपको बताऊं कि मोरल हिस्ट्री से मतलब होता है कि लोगों से इंटरव्यू लिया जाता है, लोगों से टेस्टिमोनी ली जाती है। जैसे पुराने क्रांतिकारी होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, उनसे प्रश्न किए जाते हैं कि अच्छा आप ये बताइए कि आप के बेटे, आपके चाचा ऐसे थे तो उन्होंने कैसे कैसे फील किया, या उसके आसपास के लोगों से लिया जाता है। हो सकता है परिवार वाले थोड़ा सा उनकी ज़्यादा तारीफ कर दे, तो आसपास के लोगों से लिया जाता है, और अधिक से अधिक लोगों से इस तरह से इंटरव्यू लेके, और तब हिस्टोरियंस आज की तारीख में, खासकर मैं अभी आपको उस तरफ नहीं ले जाना चाहूँगा, एक स्टडी का नया तरीका डेवलप हुआ है, उसको बोलते हैं कल्चरल स्टडीज़। कल्चरल स्टडीज़ को नाम दिया जाता है, और उसमें आपने एक नाम सुना होगा, सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी, सबाल्टर्न इतिहास लेखन। तो इससे मिलती जुलती चीज है। तो सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी का डेवलपमेंट हुआ, दैट वाज द पार्ट ऑफ कल्चरल स्टडीज एज वेल। उनको भी आप कल्चरल स्टडीज के रूप में देख सकते हो। उसमें एंथ्रोपोलॉजी पर विशेष बल दिया जाता है। जैसे एक विद्वान उभरे, उनका नाम था क्रिस्टोफर पेनी। तो क्रिस्टोफर पेनी पहले इंडिया में घूमकर उस समय के फोटो को जुटाना शुरू किया, जिस समय एक क्रांतिकारी थे, और तब उन्होंने देखा कि गांधी से ज्यादा फोटो लोगों ने अपने घर में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का लगाया हुआ है। चंद्रशेखर आजाद की जो अपनी ऐंठी हुई मूंछ है और भगत सिंह का जो हैट है वो घर घर पहुंच गया है। तो उन्होंने कहा कि वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा, जिनका नाम क्रिस्टोफर पेनी था, कि ये कैसे हो सकता है कि हिस्टोरियंस गांधी नेहरू की केवल बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई फ्रिंज एलिमेंट से क्रांतिकारी का कोई विशेष योगदान नहीं बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लोगों के मन में, लोगों के कॉन्शसनेस में तो यही क्रांतिकारी है, क्योंकि इतने सारे फोटोग्राफ्स उनके कैसे हैं। फिर क्या हुआ था कि इनके बारे में जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको तो दबाया हुआ था, तो इंटेलिजेंस का जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी खुला हुआ नहीं था। 1996 के बाद इंटेलिजेंस का डॉक्यूमेंट्स खोल दिया गया।
1960 के दशक के बाद ओरल हिस्ट्री शुरू हो गई और फिर इन पर कुछ मूवी बने। जैसे भगत सिंह पर एक बायोपिक पहली बनी थी, भगत सिंह पर पहली बायोपिक बनी थी 1953 में, और दूसरी बायोपिक बनी उसकी 1963 में, एक दशक के बाद। और उसमें शम्मी कपूर उस समय के बड़े चर्चित एक्टर थे, उन्होंने भी भगत सिंह का रोल किया। तो धीरे धीरे भगत सिंह के प्रति आकर्षण विशेष रूप से बढ़ने लगा और क्रांतिकारियों में भी। तो चलो, नेहरू का एरा तो चला गया, लाल बहादुर शास्त्री भी गए, और लाल बहादुर शास्त्री के गुजर जाने के बाद तब श्रीमती गांधी आई। तो श्रीमती गांधी ने शुरू में तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1970 के दशक में चलकर तब श्रीमती गांधी ने उन क्रांतिकारियों को सम्मानित करना शुरू किया। भगत सिंह के गांव में भी गई, स्टेयर्स पर चढ़कर जाकर गले में माला पहनाना और इन क्रांतिकारियों को फिर एक बार रिस्टोर करने की कोशिश करना। तो धीरे धीरे हमारे इतिहास में वो रिस्टोर होने लगे। अब हिस्टोरियंस का भी ध्यान जाने लगा। मौखिक इतिहास में एक दिलचस्प घटना बताता हूं। एक चमन लाल एक हुआ करते थे जो गांधी के साथ उन्होंने वर्क किया था 1930s वगैरह के दशक में। तो उनसे पहला मौखिक इतिहास में इंटरव्यू लिया जाता है, जिसको ओरल हिस्ट्री कहते हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरल हिस्ट्री ही वाज फर्स्ट इंटरव्यूड इन 1969। तो व्हेनेवर ही वाज इंटरव्यूड ही ट्राइड टू बिफुल द इंटरव्यूअर। उन्होंने इंटरव्यूअर को कोई अच्छी कहानी नहीं बताई, बल्कि कुछ तुर मरुड़ के कहानी बता दी और कांग्रेस की मुख्य धारा के बारे में ही वो बताते रहे, लेकिन क्रांतिकारियों के बारे में उन्होंने नहीं खुद खास बताया। फिर जब 1975 में जब श्रीमती गांधी ने भगत सिंह को सम्मानित किया, फिर 1970 के ही दशक में ही पंजाब गवर्नमेंट थी, वो भगत सिंह की माता श्रीमती विद्यावती को सम्मानित किया गया, उसको स्टेट ऑनर मिला, और फिर उनके मरने के बाद उनको फिर स्टेट ऑनर दिया गया और उनको मदर ऑफ पंजाब की उपाधि दी गई। तो धीरे धीरे अब सबको ऐसा लगने लगा कि नहीं, क्रांतिकारियों को भी इनका उचित स्थान मिलना चाहिए। मनमथ नाथ गुप्त ने भी उन पर एक पुस्तक लिख दी। तो धीरे धीरे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद रिस्टोर होने लगे और हमारे इतिहास के मुख्य धारा में आने लगे। अभी भी इस पर शोध हो रहा है। आप देखो, सुभाष चंद्र बोस पर कई कमिटीज बन चुकी है, और लेकिन हालांकि कमिटीज ने उसमें कुछ खास तो सूचना एकत्रित नहीं कर पाई, लेकिन बहुत सारे मिथक उनके बारे में प्रचलित रही। तो वो भी चर्चा मैं आपको करूंगा और बताऊंगा कि इस तरह से ये मुख्य धारा में धीरे धीरे आने लगी। अब मैं आपको यह बताना चाहता कि पहली बात आप यह जानिए कि कोई एक या दूसरी चरण की बात नहीं है। अगर हम नेशनल मूवमेंट के सारे चरणों की बात करें तो नेशनल मूवमेंट के सारे चरणों में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी का योगदान रहा है। कहां से शुरू करें? अब देखिए, मैंने जो राष्ट्रीय आंदोलन जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो एक तो आपका आधुनिक राष्ट्रवाद होता है। तो आधुनिक राष्ट्रवाद की कहानी थोड़ा लेट शुरू होती है, क्योंकि अगर हम वेस्टर्न पैरामीटर पर उसको लेकर चलते हैं तो वेस्टर्न पैरामीटर पर आधुनिक राष्ट्रवाद की आपकी कहानी शुरू होती है 1960s के दशक ऑनवर्ड से, 1860 के दशक ऑनवर्ड्स कह सकते हो। जो समाज और धर्म सुधार आंदोलन का आरंभ हुआ, तब आपका मॉडर्न नेशनलिज्म की स्टोरी वहां से 1857 के रिवोल्ट के बाद। 1857 के रिवोल्ट को भी भले ही आप वॉर ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंस जो कहो, लेकिन आप उसे आप मॉडर्न नेशनलिज्म का रिफ्लेक्शन नहीं मान सकते, क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं एक प्रोटेस्ट तो है और मैसिव स्केल पर है, इसलिए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में तो हिस्टोरियंस देखते हैं, परंतु उसको भी कोई नेशनल वॉर ऑफ या नेशनल मूवमेंट के रूप में नहीं देखते, क्योंकि नेशनल मूवमेंट की जो कुछ क्राइटेरिया है, मैं कभी बताऊंगा, उस पर वो खरा नहीं उतर पाता। तो मुख्य रूप से मोटे तौर पर जो हमारे यहाँ समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन हुआ, वहां से आप मॉडर्न नेशनलिज्म का आरंभ मानते हो। लेकिन मैं जब आप लोगों को नेशनलिज्म पढ़ाता हूं तो मैं पहले आपको प्रोटो नेशनलिस्ट मूवमेंट बताता हूं, क्योंकि देखो, अब हमारे यहाँ तो मॉडर्न नेशनलिज्म बाद में आया, लेकिन लोगों ने प्रतिरोध तो पहले ही शुरू कर दिया। जैसे आपने संथाल रिवोल्ट के बारे में सुना, तो संथाल लोगों का तीर और कमान लेकर लड़ जाना, या संथालों के बाद मुंडा रिवोल्ट के बारे में सुना तो मुंडाओं का लड़ जाना। उससे पहले आपने सन्यासी रिवोल्ट का नाम सुना होगा, जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, वहां भी हिंसा का प्रयोग हुआ है। हिंसा संथाल रिवोल्ट में भी हुआ है, अब मुंडा रिवोल्ट में भी हुआ है। तो इस तरह के जो किसान और जनजातीय आंदोलन थे, उसमें भी मूवमेंट होते थे। इसके बाद आप देखते हो कि बलवंत गोविंद फड़के, एक महाराष्ट्र में हुआ करता था चित्पावन ब्राह्मण। तो चित्पावन ब्राह्मण के नेता थे बलवंत गोविंद फड़के। उन्होंने इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था, उसको कहते हैं रमोसी विद्रोह। किसान तो निम्न जाति के थे, वो खुद ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने मिलजुल कर विद्रोह किया और सशस्त्र हथियार बंद होकर मूवमेंट चलाया ब्रिटिश के अगेंस्ट में। तो हमारे यहाँ वायलेंस का ट्रेंड तो पहले से ही रहा है, नंबर 1।
फिर आगे जिसको तुम मॉडर्न टाइप के, जब मॉडर्न नेशनलिज्म के बाद जब आधुनिक प्रकार का क्रांतिकारी घटना अगर तुम कहोगे तो वह शुरू होता है तुम्हारा महाराष्ट्र से। एक धारणा यह है कि सबसे पहले क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारधारा आई महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण में। जैसे महाराष्ट्र में एक ब्राह्मणों का वर्ग है, उसके नाम से आप ये मत करना, उसका नाम है, उसको चित्पावन ब्राह्मण कहते हैं। जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की जो घटना है, ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की जो आपकी घटना है उसमें इसके लिए एक टर्म आता है चित्पावन ब्राह्मण। चित्पावन ब्राह्मण। और एक दूसरा नाम आता है, उसे कहते हैं बंगाल के भद्रलोक। बंगाल के भद्रलोक। तो कहा जाता है कि सबसे पहले चित्पावन ब्राह्मण में एक क्रांतिकारी विचारधारा आई। देखो, मैं क्रांतिकारी राष्ट्रवादी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैं क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, राष्ट्रवादी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। आप देखोगे कि कहीं भी मेरे कन्वर्सेशन में आतंकवादी शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो एज यू आर नॉट यूजिंग द टर्म आतंकवादी, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट कि आखिर हम आतंकवादी शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह शब्द उनके लिए उचित नहीं है, यह उचित सम्मान उनको नहीं देता है। इसकी चर्चा मैं आपको आगे करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता कि एक्चुअली बेसिकली सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ था ऐसा कि आपने एक प्लेग कमिश्नर की हत्या के बारे में हो सकती है सुनी हो, अगर नहीं सुनी हो तो जब भी आप इनके बारे में पढ़ोगे तो एक घटना सुनोगे कि एक मिस्टर रैंड हुआ करते थे प्लेग कमिश्नर, उनका एक असिस्टेंट हुआ करता था अयस्ट। एक्चुअली उस समय क्या होता था कि वो उस समय का जो एक आप देखोगे एपिडेमिक डिजीज एक्ट, अब वह एक्ट जिसके आधार पर अभी आपको दिल्ली में भी उस एक्ट को फिर एक बार इन्वोक किया गया है, क्योंकि हम लोगों के साथ विडंबना क्या हुई कि बहुत सारे कानून जो पीछे ब्रिटिश हुकूमत में चले उसको हमने किसी न किसी रूप में आज भी बना कर रखा हुआ है। तो उसके तहत उसने घर घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी थी। तो दो चापेकर बंधु हुआ करते थे, तो चापेकर बंधु चित्पावन ब्राह्मण थे, उन्होंने प्लेग कमिश्नर उसके असिस्टेंट की हत्या कर दी थी। इसको माना जाता है पहला आधुनिक प्रकार का क्रांतिकारी घटना थी। और चापेकर बंधु को तो खैर सजा हो गई, और तिलक भी उसमें एक चूंकि आर्टिकल लिखा था तो तिलक भी घेरे में आ गए थे, लेकिन खैर उनको वो तरह की चीजें नहीं हुई। और फिर उसके बाद आप देखते हो कि इस घटना के बाद ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो गति है या उसका जो फोर्स है वो धीमा पड़ गया, बल्कि इट हैज फर्दर बीन एक्टिवेटेड। क्योंकि यू विल जस्ट कम टू नो दैट कि देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ मित्र मेला। मतलब इस घटना के बाद कुछ समय के बाद एक मित्र मेला नामक संगठन का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें आपने एक नाम सुना होगा वीडी सावरकर और गणेश सावरकर। गणेश सावरकर उसके छोटे भाई थे। उन्होंने इस प्रकार के मित्र मेला जैसे संगठन को बनाया। तो आप देखते हो कि महाराष्ट्र से यह धारा शुरू हुई। अब महाराष्ट्र को छोड़िए, थोड़ा बंगाल में आइए। तो बंगाल के जो भद्रलोक हैं, एक सामान्य मिथक था कि जो बंगाली लोग होते हैं नरम होते हैं, बंगाली लोगों में उतना आक्रोश नहीं होता, या बंगाली लोगों को मार्शल रेस की तरह नहीं देखा जाता था। लेकिन जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो तुम बेचैनी या रेसिस्टेंस देखोगे, वह देखोगे बंगालियों में। तो बंगालियों में भी चित्पावन ब्राह्मण्स के बाद तो इसमें विशेषकर जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, हालांकि उसकी धारा बिहार तक आई है, क्योंकि बिहार भी उसमें बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था। तो जैसे आप खुदीराम बोस वगैरह सुनते हो, घटना बिहार में ही आकर घटित हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता कि जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ तो स्वदेशी मूवमेंट में कई धाराएं चली। क्योंकि अब देखो, मैं इसमें एक पहलू आगे चलकर डिस्कस करूंगा कि पहली बात तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को कोई बिल्कुल अलग करके ना देखा जाए, वो सभी युगों में रहा है और मुख्य धारा के साथ मिलकर रहा है। अब यहां पर आप एक घटना बताता हूं। क्या आप अरविंद घोष को, बाल गंगाधर तिलक को, या इनको आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या कांग्रेस के आंदोलन की मुख्य धारा में तो आप मानते हैं, लेकिन क्या जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की जो घटनाएं स्वदेशी आंदोलन के मध्य घटित हुई, उसमें बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष प्रेरणा बने या ना बने, जरा इसका परीक्षण करिए।
तो बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र में शुरू किया और शिवाजी का दृष्टांत दिया था उन्होंने कि शिवाजी ने कैसे अफजल खान की हत्या की। उन्होंने ये आर्टिकल लिखी थी, इसी आर्टिकल पर ब्रिटिश ने उनको पेनलाइज करने की कोशिश की थी। हालांकि बहुत सारे राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया था इस कदम का, लेकिन उन्होंने इसको इस शिवाजी के दृष्टांत को देकर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना फैलाने की कोशिश की थी और उसमें उन्होंने हिंसा को भी जायज करार दिया था। दूसरी तरफ अरविंद घोष, आपको पता होगा कि पहले सेलेक्ट हुए थे आईसीएस में, लेकिन बाद में जब उनको डिबार किया गया तो उन्होंने फिर बाद में एक बड़ौदा में मैनेजर के पद पर उन्होंने नियुक्ति उनकी हुई थी। उसी समय वारेंद्र कुमार घोष उनके छोटे भाई थे। वारेंद्र कुमार घोष और एक सम ज्योतिर्नाथ राय था क्रांतिकारी, उसको उन्होंने बड़ौदा से बंगाल भेजा था और कहा था कि जाकर वहां पर क्रांतिकारियों को संगठित कीजिए। तो स्वदेशी मूवमेंट के दरमियान तो ऐसे कई सोसाइटीज बनी, लेकिन जो सबसे पॉपुलर सोसाइटी थी उसको कहते थे कलकत्ता अनुशीलन समिति, जिसमें पी मित्रा थे, वारेंद्र कुमार घोष थे, ज्योतिर्नाथ राय थे और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी। फिर उसी तरह से युगांधर समिति या कई इस तरह की समितियां बनी, सांध समिति बनी, काल समिति बनी। तो ये सब गुप्त संगठन के रूप में काम करते थे। और गुप्त संगठन के रूप में इन लोगों का एजेंडा क्या था? एजेंडा यही होता था कि भाई जो अलोकप्रिय अधिकारी हैं, जो अधिकारी भारतीयों को दबाते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, क्योंकि उस समय भारतीयों को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता था। और इतना तक कि ब्रिटिश खेल तो खेलते थे, एक सेमी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात वो करते थे और ऐसा दर्शाते थे जैसे भारत को वो स्वशासन के काबिल बना रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि उनकी जुडिशियरी, उनकी सिविल सर्विसेज, उनकी पुलिस जितने स्ट्रक्चर थे वो सब अनजस्ट था और भारतीयों के शोषण के लिए होता था। तो जजेज भी न्यूट्रल नहीं होते थे। जैसे मुजफ्फरपुर का एक जज था किंग्सफोर्ड, वो बड़ा ही बैड रेपुटेशन का वो ऑफिसर था और वो क्लियर कट वेस्टर्नर्स के बीच और इंडियंस के बीच डिस्क्रिमिनेशन करता था। तो उस समय खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को अनुशीलन समिति ने, और वो तुम देखते हो कि उसी समय उनको डिप्यूट उसी अनुशीलन समिति के ही में से जुड़े हुए रहे थे, और वो उन्होंने जज किंग्सफोर्ड पर हमला मुजफ्फरपुर आकर किया था। हालांकि वहां पर थोड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ और उसमें दो निर्दोष महिलाएं मिसेज कैनेडी और मिस कैनेडी मारी गई। तो सबसे बड़ा दृष्टांत इसका यह है कि आप इसी से तो आप अनुमान कर सकते हो कि आज के आम आतंकवादी और उनमें कितना बड़ा फर्क था। कि आज का जो आम आतंकवादी होता है वो सड़क पर सैकड़ों गोलियां चलाता है, टारगेट कौन है कोई नहीं जानते हैं, सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। लेकिन वो क्रांतिकारी थे, वो आतंकवादी नहीं थे। जब खुदीराम बोस खुद भी शॉक्ड हुआ था, बाद में तो उसको मृत्यु दंड मिला और प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या तक कर ली थी। अब समझ सकते हो, मैं दो चार घटनाएं ऐसी बताऊंगा पूरे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के मध्य, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाई दिस शुड नॉट बी कैरेक्टराइज एज रेवोल्यूशनरी। मैं एक घटना बताता हूं जो आगे मैं उसकी चर्चा करूंगा। जैसे आपने नाम सुना होगा लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जब पुलिस लाठी से, ये मैं एचएसआरए की बात बताता हूं जो आगे चलूंगा, पुलिस लाठी से मिस्टर सैंडर्स डायरेक्ट नहीं था, मतलब कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे और एस्कॉर्ट था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसने ऑर्डर दिया था तो लाठीचार्ज होने का, और सैंडर्स एक्टिव था। लेकिन उसमें लाला लाजपत राय उसके कारण इंजर्ड हो गए थे सीरियसली और 10 डेज में मर गए थे। तो उस घटना के बाद जब एचएसआरए ने डिसाइड किया हमें प्रतिशोध लेना है, तो उसमें एक क्रांतिकारी को डिप्यूट किया गया था, उसका नाम जय गोपाल था। उसका काम था कि वह जो एस्कॉर्ट है, वो एस्कॉर्ट जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसको आइडेंटिफाई वो करेगा, और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एचएसआरए ने डिप्यूट किया था उस पर अटेम्प्ट लेने का, और चंद्रशेखर आजाद पीछे से फॉलो कर रहे थे। तो जय गोपाल से मिस्टेक हुआ, एस्कॉर्ट को नहीं पहचान पाया, सैंडर्स को बता दिया। तो सैंडर्स को बता दिया तो जब सैंडर्स की हत्या हुई तो पहले एचएसआरए के मेंबर्स को अफसोस हुआ कि अरे टारगेट कैसे मिस हो गया, हम तो केवल टारगेट पर ही अटैक करते हैं, तो टारगेट मिस हो गया। तो अब लेकिन फिर एचएसआरए ने इस आधार पर उसको जस्टिफाई किया कि देखिए कोई बात नहीं है, सैंडर्स भी इक्वली दोषी है, और सैंडर्स की हत्या भी अपने आप में एक लाला जी के हत्या का बदला है, प्रतिशोध है प्रॉपर, क्योंकि सैंडर्स का भी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सैंडर्स इज नॉट बेटर देन इवन एस्कॉट। तो इस प्रकार से करके उन्होंने किसी तरह से अपनी इस एक्ट का जस्टिफिकेशन दिया। अब आगे की घटना मुझे एक याद आती है कि अब इसी से आप समझ लीजिए कि जब भगत सिंह
और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने, जब घटना है 8 अप्रैल 1929 को जब बॉम्ब फेंका था धारा सभा में, असेंबली में, जब 2 बिल लाए गए थे जिसकी चर्चा आगे करूंगा, तो उसने बॉम्ब फेंका। वो बॉम्ब इनऑफेंसिव था ताकि कोई मरे नहीं, किसी का कोई इंजरी ना हो, कोई सीरियस इंजरी ना हो, और वह केवल, जैसा कि उन्होंने क्लेम किया कि हम बहरे लोगों को आवाज सुनाना चाहते थे, और फिर पिस्टल लेके हवाई फायरिंग शुरू की। तो उस समय क्या था, जिस ये ऑडियंस गैलरी में बैठे हुए थे, और उसी ऑडियंस गैलरी में बैठा हुआ था जॉन साइमन। अब जॉन साइमन, आप समझ सकते हो कि साइमन कमीशन के सबसे बैड रिप्यूटेड मेंबर और चेयरमैन, तो भगत सिंह के सामने तो सीधा टारगेट हो गया। लेकिन उस जहां भगत सिंह का पोजीशनिंग था, वहां जॉन साइमन के बगल में बैठे हुए थे, वो थे विट्ठल भाई पटेल, जो स्पीकर थे, उनके भाई। अब विट्ठल भाई पटेल भी वल्लभ भाई पटेल के ही भाई हैं, तो वल्लभ भाई पटेल का ही भाई समझिए, वो बैठे हुए हैं। तो भगत सिंह, बाद में पुलिस, जब वो अरेस्ट हुआ तो पुलिस को उसने बयान दिया कि मैं जॉन साइमन को नहीं छोड़ता, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए रुक गया कि यह दोनों के बीच दोनों एक दूसरे से इतने सटे बैठे थे कि अगर थोड़ा भी मेरा निशाना चुकेगा तो सामने टारगेट में पड़ेंगे विट्ठल भाई पटेल के ब्रदर, जिनको हम कोई क्षति नहीं होने देना चाहते थे। अब कैन यू इमेजिन दैट कि हाउ प्रिकॉशनरी दे वर। उन्होंने इरविन को 1929 में ट्रेन उड़ाने की योजना बनाई, जो भारत का वायसराय था, लेकिन उसने इसलिए योजना रद्द कर दी क्योंकि वो प्लान में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, या लगा कि इसमें कैजुअलिटीज कॉमन या इनोसेंट लोगों की हो जाएगी। और तो और छोड़िए, मैं एक दृष्टांत देता हूं कि यशपाल एक क्रांतिकारी थे, आपने नाम सुना होगा। तो यशपाल से 1929 में कुछ लोग आकर मिले, क्योंकि उस समय तक जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम आ चुका था और जिन्ना थोड़ा कम्युनल हो चुके थे। तो यशपाल से मिले और यशपाल से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अब समय, मैंने जिन्ना पर अटेम्प्ट लेने का। यशपाल रुक गए। यशपाल ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये पूरे देश में, यही मैकलिन लिखती है कि पूरे देश में आग लग जाएगी, कम्युनल फायर लग जाएगा, दंगे छिड़ जाएंगी, अशांति आ जाएगी, और फिर हम लोग ब्लड मॉन्गरिंग समझेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब समझ सकते हो कि उनका क्या ये रहा। एक और मैं दिलचस्प घटना बताता हूं, क्योंकि मैं उन कुछ अंतरंग क्षणों को याद करना चाहता। एक क्रांतिकारी थे, उनका नाम था हरिकिशन नाम था, और पंजाब में पंजाब यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन सेरेमनी हो रहा था। उसमें पंजाब का गवर्नर आया हुआ था, जिसको क्रांतिकारियों ने टारगेट बनाना था, और उनके बगल में डॉक्टर राधाकृष्णन बैठे हुए थे, जो भारत के प्रेसिडेंट भी बने, आपको पता होगा, सेकेंड वन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। तो उसमें जो हरिकिशन जो उनको टारगेट लेता है पंजाब के उस गवर्नर को, तो वो गोली लगती है। एक गोली के बाद पंजाब के गवर्नर उठकर वो भाग जाते हैं टारगेट को। वह हाथ में पिस्टल लेके हरिकिशन ठगे रह जाते हैं, और वो पब्लिकली बयान दे देते हैं वहां पर, जहां डॉक्टर राधाकृष्णन बैठे हुए हैं, कि हम इसलिए शांत रह गए, आज हमारे टारगेट से वो बच नहीं पाते, लेकिन मुझे वहां से कहा गया था कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं वहां, उनका बाल बांका नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी गेस्ट में उनके आसपास बैठे होंगे। तो मैंने इस आदेश के खातिर मैंने गोली नहीं चलाई। तो डॉक्टर राधाकृष्णन को ही वो बोल रहा था, डॉक्टर राधाकृष्णन को शायद पहचान नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर राधाकृष्णन भी आश्चर्यचकित उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी धारणा ही बदल गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है क्रांतिकारी। और फिर 1931 में जब डॉक्टर राधाकृष्णन को जब नाइटहुड की उपाधि मिली, तो लोगों को आश्चर्य था कि जो क्रांतिकारियों के भी इतने चहेते थे, उसको सरकार ने नाइटहुड कैसे दिया। तो मैं आपको यह बताना चाहता बेसिकली कि इसमें जो क्रांतिकारी है, उनको आतंकवादी न कहे जाने के बहुत सारे कारण हैं। अब देखो, उनका स्पष्ट टारगेट था, जो ऑल ऑफ के प्री ऑफिसर है उसकी हत्या करना, कॉमन पीपल को कोई कष्ट ना देना, कॉमन पीपल के बीच क्रांतिकारी विचारों को फैलाना, क्रांतिकारी साहित्य को फैलाना, स्वदेशी डकैती है परंतु स्वदेशी है। वो लूटेंगे तो सरकार के खजाने को लूटेंगे और कॉमन पीपल की सहायता करेंगे। कॉमन पीपल से उनका कोई बैर नहीं होता था। और आप देखेंगे कि वो विदेशी सहायता लेने से भी नहीं चूकते थे, क्योंकि उनका वहां पर हर वो ऐसे अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर सकते थे जिस अपॉर्चुनिटी से वो अपने देश की और
अपने लक्ष्य को आगे बढ़ा सकते थे। तो पहला चरण उनका आता है, स्वदेशी मूवमेंट के दरमियान यह धारा आती है। और फिर जब देश में धरपकड़ हुई, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि वारेंद्र कुमार घोष है। वारेंद्र कुमार घोष का तो इतना, अरविंद घोष के छोटे भाई अरविंद घोष से उनका इतना गहरा ताल्लुकात था कि जब कलकत्ता में अनुशीलन समिति पर जब अटैक हुआ और सरकार ने उस पर क्रैकडाउन किया, हेमचंद कानूनगो का एक बम फैक्ट्री था, वो कलकत्ता के माणिक ताला में पकड़ा गया और फिर अनुशीलन समिति के मेंबर्स की गिरफ्तारी हुई। उसमें वारेंद्र कुमार घोष भी थे और उसमें अरविंद घोष की भी गिरफ्तारी हो गई। और 1908 में अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया उनके ऊपर, जिसमें कन्विक्ट अरविंद घोष भी थे। हालांकि विटनेस न मिलने के कारण अरविंद घोष बच निकले, लेकिन अरविंद घोष का या बाल गंगाधर तिलक के विचारों का, जो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उसे हम क्रांतिकारी राष्ट्रवादी से पृथक करके नहीं देख सकते। इसलिए कांग्रेस और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की धारा को पृथक पृथक बांट कर देखना आज बहुत मुश्किल हो गया है। हम ऐसा नहीं कर सकते। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी फ्रिंज एलिमेंट्स थे, कांग्रेस के अंदर ही घुसे होते थे। बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं का भी उनके साथ संबंध होता था और कांग्रेस के नेता उन्हें संरक्षण भी देते थे। आगे देखते हो कि वह विदेश की भूमि पर चले गए और विदेश की भूमि पर एक पहले लंदन में ही इंडिया हाउस उन्होंने बनाया था, जिसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया। वहां पर मदन लाल धिंगरा एक क्रांतिकारी थे, उनका उद्भव हुआ। एक्चुअली जब श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जिस समय इंडिया हाउस बनाया था तो वो थे बंगाल के क्रांतिकारी, लेकिन उस पर महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों ने वी डी सावरकर के नेतृत्व में कब्जा कर लिया। तो मदन लाल धिंगरा उन्हीं के ग्रुप से थे जिन्होंने कर्जन वायली को निशाना बनाया, ब्रिटिश को, और उसकी हत्या कर दी थी। तो विदेश की भूमि में बहुत सारे क्रांतिकारी अमेरिका चले गए, ब्रिटेन चले गए, ब्रिटेन से अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए। उसी में आपने नाम सुना होगा जैसे तारकनाथ दास थे, या फिर जिन्होंने वैंकूवर में अपनी जगह बनाई, और जीडी कुमार थे जिन्होंने फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र का संपादन आरंभ किया। और इस क्रांतिकारी को कौन भूल सकता है, जिसे तुम कहते हो लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन को संगठित किया था और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, विशेषकर तुम देखोगे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वॉर शुरू हुआ और ब्रिटिश सेना और ब्रिटिश पुलिस जब दोनों इंगेज हो गई कुछ अन्य मामलों में, तो उसके बाद उसका फायदा उठाकर उन्होंने अपने आप को फैलाने की कोशिश की। बहुत सारे देश से बाहर निकल गए और जाकर विदेशों में जाकर साठगांठ की, जर्मन सरकार के साथ साठगांठ की। फिर उन्होंने अफगानिस्तान, चूंकि ब्रिटिश का शत्रु राष्ट्र था, तो वहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप गए, बरकतुल्ला नामक एक मुस्लिम नेता था, उसके साथ मिलकर वहाँ पर उन्होंने पहली इंडिया की फ्री समानांतर सरकार बनाई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्थिति से फायदा उठाया। अब बच्चों, मैं तुम लोगों से ये, माय स्टूडेंट्स, आई हैव टू डिस्कस समथिंग विथ यू। मैं तुम लोगों से एक चीज डिस्कस करना चाहता, एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं कि आपका एक बार तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, तो वो क्वेश्चन पहले मैं ले लूँ। 2015 में ही आपका पूछा है कि बम एवं गुप्त संगठन, पहले हिंदी में लिख देता हूं फिर इंग्लिश में लिख दूंगा। बम एवं गुप्त संगठन, बम एवं गुप्त संगठन बम एवं गुप्त संगठन का उपयोग तथा विचार एवं प्रचार के माध्यम से क्रांतिकारी घटनाओं का प्रसार, पश्चिम से आयात मात्र थे। क्रांतिकारी घटनाओं का प्रसार पश्चिम से आयात मात्र थे। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखो, ये तुम्हारा एक ये मुद्दा है प्रश्न का, ये मैं हिंदी में मैंने कह दिया। अब मैं आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग इन इंग्लिश, बट आई एम नॉट डूइंग द राइटिंग बिकॉज इट विल बी एक्स्ट्रा टाइम टेकिंग, यू नो। हम इसको आपके लिए अनुवाद करते हैं, आप लोग उसको देख लेना कि द बम एंड पिस्टल एज वेल एज द मेथड ऑफ प्रोपेगेंडा इन फेवर ऑफ revolutionary politics was just an imported lot from the west। मतलब ये आपका प्रश्न यह है कि बम एंड पिस्टल तथा प्रोपेगेंडा की तकनीकी जिसके माध्यम से रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स को यानी क्रांतिकारी राजनीति को फैलाया गया, ये पश्चिम से आयात मात्र है। अब यहां पर चूंकि ये शॉर्ट नोट में 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो शॉर्ट नोट में पहले ही वो डाल देते हैं। 2015 का क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एग्जामिन, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए में क्या होता है कि दोनों पक्षों को आपको लेना पड़ेगा। तो ठीक है, इन पर रूसी निहिलिस्टों का प्रभाव है। इवन यू विल फाइंड द एक्चुअली इंपैक्ट ऑफ रशियन निहिलिस्ट, रशियन कम्युनिस्ट, एज वेल एज आयरिश रेबेल्स एंड इटालियन रेवोल्यूशनरीज। जैसे इटली में यंग इटली मूवमेंट बहुत पहले चला था, उसमें भी इस मेथड का यूज़ किया गया था। आपने कार्बोनरी नामक संस्था का भी नाम सुना होगा, मैजनी। फिर उसके बाद आप आगे आते हो तो इसमें जब आयरिश विद्रोही में जो सिन फेन है, अब आयरिश विद्रोही, उसने भी इस मेथड को अपनाया, रशियन निहिलिस्टों ने भी अपनाया। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि उनका इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अब आप ही बताएं, अगर ऐसा कहा जाए कि पश्चिम से आयात मात्र है, तो मैंने पहले हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक चीज सिखाया है कि देखो ऐसा करते हैं कि यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन को देख के हमको परप्लेक्स नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन के बीच ही आंसर का एलिमेंट छिपा होता है। तो अगर क्वेश्चन है तो आंसर वहीं से निकल कर आएगा, ऐसा नहीं कि हमें उसके लिए कुछ दूसरा कुछ करना होगा। तो ये क्वेश्चन का देखो, आप गौर करके देखो, आयात मात्र थे और आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज। इनफैक्ट द मेथड वाज इंपोर्टेड फ्रॉम वेस्ट, क्रिटिकली एनालाइज दिस, मतलब इंपोर्टेड फ्रॉम वेस्ट ओनली एंड देन क्रिटिकली एनालाइज। कई इनफ हिंट नहीं है कि हमें इससे डिसएग्री भी करना चाहिए। तो हम पहले पैराग्राफ में दिखाएंगे यहां पर वेस्ट का इंपैक्ट कैसे है, लेकिन ऐसा कहना कि वेस्ट का ही इंपैक्ट है गलत है। हमारे खुद के ट्रेडिशन में भी है। यहां पर तुम अगर केवल एक लाइन लिख दोगे कि नेशनल मूवमेंट पर, अभी हाल के शोधों में इस बात पर बल दिया जाने लगा है कि ड्यू टू द एक्सेसिव इंपैक्ट ऑफ गांधीज्म एंड नेहरूइज्म ऑन द नेशनल मूवमेंट, in fact the national movement has completely been branded as non-violent, but the truth is that कि there was the enough scope for violent method as well। माने इसके अंदर भी जो हिंसक तरीका है उसके लिए भी जगह थी। तो दो लाइन उसमें लिख कर और तब उसके नीचे आप दिखा दो आपकी परंपरा में कहाँ है। तो आप अपनी परंपरा में दिखाओ कि भाई हमारा महाभारत है, भागवत गीता है। भागवत गीता में तो तुम देखते हो इतना कि रशिया में बैन तक कर दिया गया था। भागवत गीता में तो आप देखते हो राइटियस कॉन्क्वेस्ट, राइटियस कॉन्क्वेस्ट कहते हैं उसको हिंदी में, माने उचित तौर पर किया गया विजय, और राइटियस वायलेंस, वायलेंस को राइटियस माना गया। आप देखते हो कैसे युधिष्ठिर को भीष्म पितामह भी कहते हैं कि नहीं, मतलब अधिकार छोड़कर बैठ रहना सबसे बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। तो धर्म को उसको दूसरे रूप में परिभाषित किया गया। उसके बाद आप आगे आते हो तो हमारे चिंतक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसने आनंद मठ लिखी, उसका विचार का प्रभाव है। फिर आगे यू कैन जस्ट ऑब्जर्व हियर इवन दयानंद सरस्वती हैज टॉक अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया, इंडियन पास्ट एंड कल्चर। और स्वामी विवेकानंद 1897 में जो मद्रास में जाकर स्पीच दिया कि आगामी 50 इयर्स के लिए हमारे पास एक ही धर्म है, वो धर्म है राष्ट्र। जब पुलिस ने क्रांतिकारियों के, मतलब बंगाल में पुलिस ने जब इंक्वायरी की और बहुत सारे क्रांतिकारियों के घर जब उन्होंने छापे मारे, तो वहां से जो क्रांतिकारी साहित्य बरामद हुआ वो लगभग सभी घरों से स्वामी विवेकानंद का कोई ना कोई लिटरेचर बरामद हुआ। संयोग से स्वामी विवेकानंद नहीं थे, नहीं तो उनके ऊपर भी वो कोई ना कोई एक पेनल ऑफेंस डाल देते, बाल गंगाधर तिलक की तरह। तो ये मैं आपको बता रहा कि ये हमारी अपनी परंपरा में भी है। तो एक पैराग्राफ में आप वेस्ट का इंपैक्ट दिखाइए,
क्वेश्चन का हिंट है दूसरी पैराग्राफ में आप अपनी परंपरा के बारे में बताइए, तब आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा हो। ये आपको जीएस में अब तक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पर नहीं पूछा है, कभी भी भगत सिंह के ऊपर आपको पूछा जा सकता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आप देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में धारा आई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिर ये धारा का डिक्लाइन हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तब धारा आती है दूसरी धारा, कब? जैसे लोग बताते हैं, इस पर जो मैक्लियन महोदय का भी इसमें महोदया का भी इनमें शोध है, रिसर्च है, और इससे पहले जूडिथ ब्राउन ने भी लिखा है, एक इम्पीरियलिस्ट हिस्टोरियन है। तो कई हिस्टोरियंस इस पर कुछ कुछ काम कर चुके हैं, जैसे बिपिन चंद्रा ने इस पर भगत सिंह पर शोध किया है, इरफान हबीब ने इधर भगत सिंह पर शोध किया है। अभी रिसेंट में एक बुक आई है भगत सिंह रीडर करके, 2019 में आई है। ये बुक भी काफ़ी चर्चित हो रही है अभी, भगत सिंह रीडर। कोई अगर भगत सिंह के बारे में पढ़ना चाहे, भगत सिंह का अपना जो आर्टिकल लिखा हुआ है वो वाकई में बहुत सुपर आर्टिकल है और बताता है कि भगत सिंह कितने इनलाइटेंड थे। वो है व्हाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसकी चर्चा भी मैं करूँगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वो धारा है वो मंद पड़ी, लेकिन जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी ने जब 1920 में जब गांधी आए, अब गांधी में ही आप देखिए, गांधी का ही जो नॉन वायलेंस है उसका जब क्रिटिकली एनालाइज हम करते हैं तो उसमें भी वो कंसिस्टेंट, हालांकि मैं गांधी के इस आधार पर आलोचना रिजेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा कि गांधी के नॉन वायलेंस में बहुत सारे वाइड निकल जाते हैं। अब कैसे निकलते हैं उसका उदाहरण बताता हूं। पहली बात कि जब वो इंडिया में आए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मत, तो याद करिए, तो ब्रिटिश के साथ उन्होंने कोऑपरेशन की नीति अपनाई थी, और उस संदर्भ में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आप सभी लोग बड़ी संख्या में सैनिकों में शामिल होइए और ब्रिटिश को अवदान दीजिए। सो ही वॉज कैरेक्टराइज्ड एज रिक्रूटिंग सर्जेंट, उनको रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश की सेना में नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया था। लोग माना जाता है लगभग 13 लाख लोग ब्रिटिश सेना में नियुक्त हुए थे। तो क्या उनके नॉन वायलेंस में, तो यहां पर जो आर्मी है उसके लिए जगह है, वॉर के लिए उन्होंने जगह तो बना ली। अब आगे चलिए, जबकि उससे पहले 1909 में हिंदू स्वराज में वो नॉन वायलेंस का अपना पूरा तस्वीर दे चुके थे। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में 1920 में जब चौरी चौरा की वायलेंट घटना हुई, उन्होंने तुरंत इस मूवमेंट को वापस ले लिया। कुछ लोग बताते हैं कि युवाओं में इस बात की बहुत गहरी प्रतिक्रिया हुई थी। सुभाष भी खुश नहीं थे, नेहरू खुश नहीं थे, भगत सिंह भी उस मूवमेंट में था, एक युद्ध के रूप में भगत सिंह भी खुश नहीं थे, सबको निराशा मिली थी। और सबाल्टर्न हिस्टोरियंस लिखते हैं कि गांधी ने जब चौरी चौरा में जब अचानक से उन्होंने इस घटना का प्रतिक्रिया में जब उन्होंने मूवमेंट को वापस लिया, तो एक तरह से लोगों के द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रदर्शन किया गया था, एक स्वाभाविक पहल की गई थी, लेकिन शुरू में ही गांधी ने उसकी जड़ काट दी। तो अब युवाओं का एक वर्ग है जो गांधी जी से कट गए, इन्हीं में भगत सिंह भी है। सुभाष उस समय तो कांग्रेस के साथ रहे और नेहरू असंतुष्ट होने के बाद भी गांधी के साथ रहे। सुभाष गांधी के साथ नहीं रहे लेकिन कांग्रेस में रहे। लेकिन भगत सिंह तो सेपरेट हो गए, नौजवान भारत सभा बनाई पंजाब में उन्होंने, और फिर आगे चलकर एचआरए में सक्रिय हो गए, और एचआरए के बाद एचएसआरए के एक्टिव मेंबर हो गए। पहले एचआरए से सिंपैथाइज करते थे लेकिन एचआरए के मेंबर नहीं थे, मेंबर हुए एचएसआरए के। हाँ, एचआरए के मेंबर हुए थे, एचएसआरए तो उन्होंने ही नाम रखा। एचआरए से मैं मीन कर रहा हूं कि 1924 में जब इसको निर्माण हुआ था, जिस समय, उस समय भगत सिंह इसके मेंबर नहीं थे, लेकिन भगत सिंह उसे सिंपैथाइज करते थे। उसी आधार पर 1937 में भगत सिंह की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं किस प्रकार से जो 1920s में गांधीवाद से निराशा हाथ लगी और फिर युवाओं का एक वर्ग चला गया क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में। और उसमें दो पुराने क्रांतिकारी थे बंगाल के, एक का नाम था सचिन सान्याल और दूसरे का नाम था योगेश चंद्र चटर्जी। तो सचिन सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी ने दोनों ने मिलकर एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया कानपुर में, और फिर यही क्रांतिकारी संगठन ने बहुत एक्टिव भूमिका निभाई। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती की घटना हुई। तो काकोरी ट्रेन डकैती में actually a number of revolutionaries were arrested there in Kakuri train dacoity and plundering, and you will find that the 4 very senior members, after being imprisoned,
दे वर गिवन द डेथ सेंटेंस। 4 मेंबर्स थे, आपने नाम सुना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी। तो इन सबको फांसी दे दी गई। तो रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, तो ये 4 मेंबर्स थे, उनको मृत्युदंड दे दिया गया, बाकी को सजाए काला पानी देकर भेज दिया गया। लेकिन वो पार्टी बिखर गई, जिसको दोबारा चंद्रशेखर आजाद ने संगठित किया, और जब चंद्रशेखर आजाद ने संगठित किया तब भगत सिंह इसके मेंबर हुए। अब यहाँ पर एक देखो बड़ा दिलचस्प तथ्य है, जिसके लिए हिस्टोरियंस इसकी तारीफ भी करते हैं, परंतु हम गांधी वाले पहलू को पहले आपको स्पष्ट कर दूं और तब इस दिलचस्प तथ्य की तरफ बढ़ूंगा। इसके बारे में एक दिलचस्प तथ्य है, जैसे गांधी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया, फिर उधर चले गए। इधर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद HSRA का जोर बढ़ने लगा। गांधी चले गए थे रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम में, एक लेक्चर में मैंने बताया हुआ था 1924 से 1928-29 तक गांधी उधर रहे। तो अब इसमें एक हिस्टोरियन है, उनका नाम है जूडिथ ब्राउन, और फिर DA लो ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हुआ ऐसा कि इधर HSRA की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए गांधी संभवतः घबरा गए गांधी जी, और इसलिए फिर उन्होंने दोबारा 1928 के कांग्रेस के सेशन में भी गए, और 1929 में उन्होंने लाहौर अधिवेशन में सक्रिय भूमिका निभाई, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को जिलाया। इसका एक कारण माना जाता है कि संभवतः क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को फिर वापस दोबारा राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाना चाहते थे। तो यहां पर इसकी भूमिका मानी जाती है। दूसरी बात कि यहां पर जो HSRA है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस संस्था की विशेष तारीफ इसलिए होती है कि अगर मैं राष्ट्रीय आंदोलन में, आपने देखा होगा या आप अगर रेगुलर आप उसको देखोगे, तो राष्ट्रीय आंदोलन में भी कई धाराएं आती जाती रही हैं, कोई एक धारा नहीं है। उसी में राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण धारा है जिसको तुम कहते हो समाजवाद या वामपंथ। द वन इंपॉर्टेंट करेंट ऑफ नेशनल मूवमेंट इज सोशलिज्म और लेफ्टिज्म। तो एक्चुअली देखो, अब कई बच्चों के मन में होगा ये वामपंथ क्या है। ये वामपंथ शब्द की व्युत्पत्ति मैं आपको बता देता हूं। वामपंथ शब्द की व्युत्पत्ति यह है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट, तो उसमें संयोग ऐसा था कि वहां का जो विधानमंडल था, उस विधानमंडल में क्या था कि लेफ्ट साइड में वहां का जो वहां का जो लेजिस्लेटिव असेंबली था, उसके लेफ्ट साइड में एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स बैठते थे और राइट साइड में दूसरे ग्रुप ऑफ मेंबर्स बैठते थे। तो संयोग ऐसा था कि राइट साइड में वे मेंबर्स बैठते थे जो राजा के पक्षधर थे, दे वर द सपोर्टर ऑफ द किंग, और जिनका मानना था कि नहीं, पुरानी व्यवस्था ही फ्रांस में चलती रहे। तो जो राजा के पक्षधर थे वो राइट साइड में बैठते थे, द प्रो मोनार्कियल एलिमेंट्स, और जो जैकोबियंस थे, जो उग्र परिवर्तन चाहते थे, दे वर जस्ट सीकिंग फॉर रेडिकल सोशल चेंज, तो वो लेफ्ट साइड में बैठते थे। तो उस समय से लेफ्टिस्ट सब चल निकला, वामपंथी सब, जो उग्र परिवर्तन में विश्वास करते हैं, उग्र सामाजिक परिवर्तन में। देखो, इट वॉज सिंपली अ मैटर ऑफ चांस। अगर वो राइट साइड में अगर वो क्रांतिकारी अगर रेडिकल बैठे होते तो आज वो दक्षिणपंथी कहे गए होते। सो वामपंथी, दक्षिणपंथी, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट, यही नाम वहां से चला। अब जब सोवियत रूस में क्रांति हुई तो वहां पर मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन की बात हुई। मार्क्सिज्म का ही जो सबसे डेवलप्ड फॉर्म है उसको कम्युनिज्म कहते हैं, तो वहीं से वो साम्यवाद शब्द आया है। तो मार्क्सिज्म में क्या था कि रक्तपूर्ण क्रांति के माध्यम से हमको व्यवस्था को बदलना है। तो इसलिए तुम देखते हो कि उस समय जो भारत में कई समाजवादी और वामपंथी गुट काम कर रहे थे, उसमें कांग्रेस समाजवादी भी थे, नेहरूवादी भी थे। नेहरू भी रक्तपूर्ण क्रांति में विश्वास नहीं करते, वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थे, जो चाहते थे प्रजातांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम परिवर्तन लाएंगे। लेकिन भारत में कुछ कम्युनिस्ट भी सक्रिय थे, जो कम्युनिस्ट रक्तपूर्ण क्रांति के माध्यम से, ब्लड रिवॉल्यूशन के माध्यम से, दे वर टारगेटिंग टू ब्रिंग द चेंज इन इंडिया। ऐसे जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे, वो कम्युनिस्ट लीडर डायरेक्ट मॉस्को से गाइडेड हो रहे थे, वो मॉस्को से गाइडेड हो रहे थे। माने उनको मॉस्को से, विशेष रूप से मॉस्को से उनको निर्देशन मिल रहा था। तो अगर मॉस्को उनको ग्रीन सिग्नल देता तो यहां ये सक्रिय हो जाते, और रेड सिग्नल देता तो रुक जाते। इसलिए तुम देखोगे कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी सफल रही, इंडिया में विफल हो गई, क्योंकि उसने कभी भी अपने आप को इंडियन कंडीशन के अनुसार डिफाइन नहीं किया। इसमें मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, वो आप विशेष रूप से एक हिस्टोरियन है, आपने नाम सुना होगा,
वो जेएनयू परंपरा से ही रही हैं और बिपिन चंद्रा से एसोसिएटेड रही हैं, मृदुला मुखर्जी ने एक बड़ा दिलचस्प बात कही है, दैट इज क्वाइट कमेंडेबल। उन्होंने कहा है कि देखिए, जो कम्युनिज्म इंडिया का है वो हमेशा अपने नेचर में फॉरेन रहा। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन उसी साम्यवादी विचारों से प्रभावित भगत सिंह थे या HSRA के मेंबर्स थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के मेंबर्स थे, वो प्योरली इंडियन बने रहे। वो रशियन या वो अपनी जड़ बाहर नहीं खोजते थे, वो इंडिया में, हाँ, रशियन विचारों से, मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित जरूर थे, बट दे रिमेन टू बी प्योरली इंडियन। वो कभी भी रसिया से गाइडेड होकर अपनी पॉलिसी को नहीं चलाई है, तो इसलिए भी तारीफ होती है इसकी। दूसरी बात है कि भगत सिंह पर जो इरफान हबीब ने शोध किया है उसमें बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा है कि देखिए, भगत सिंह केवल क्रांतिकारी नहीं थे। भगत सिंह को प्राय लोग समझते हैं कि वो बम एंड पिस्टल के कल्ट में विश्वास करते थे, लेकिन इस बात को HSRA के अपने एजेंडा में घोषित किया और बाद में भगत सिंह ने कोर्ट में भी कहा। कोर्ट में जब उसने बम फेंका था, मैंने बताया, अब आगे आपको बताऊंगा, तो उन्होंने जब बम फेंका था तो विधानमंडल में, और उसके लिए उनको पेनलाइज हुआ था। बाद में तो उन पर खैर दूसरा केस लगा दिया गया, दूसरा मुकदमा डाल दिया गया, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं बम और पिस्टल की राजनीति में विश्वास नहीं करता, मैं वैसी व्यवस्था को समाप्त करना चाहता हूं जिसमें मानव के द्वारा मानव का शोषण हो। एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन द कल्ट ऑफ बम एंड पिस्टल, रेदर आई बिलीव इन अ सिस्टम इन विच द मैन शुड नॉट एक्सप्लॉइट अनदर मैन। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं देशी और विदेशी पूंजीवाद दोनों को समाप्त करना चाहता हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय द इंडिजिनस एंड द फॉरेन बोथ कैपिटलिज्म। मैं दोनों प्रकार के कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं। तो भगत सिंह का जो यहाँ पर अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है, और भगत सिंह बेसिकली एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक वामपंथी समाजवादी, उग्र समाजवादी या मार्क्सवादी चिंतक भी है। आपको आश्चर्य होगा कि जिस समय भगत सिंह को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तो उस समय जब जेलर आए उससे मिलने, तो भगत सिंह ने यही कहा कि जेलर 5 मिनट रुक जाओ, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। वन रिवॉल्यूशनरी इज जस्ट टॉकिंग टू अनदर वन। एंड हु वॉज दैट रिवॉल्यूशनरी, डू यू नो? ही वॉज लेनिन। जो रशियन जो मार्क्सिस्ट है वो लेनिन था, जिसको पढ़ रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा अवकाश चाहता था। तो ये आप समझ सकते हो कि कितना उसके जो विचार थे वो विचार मतलब कितने स्पष्ट थे। जो मैं नास्तिक क्यों हूं, जैसे उसमें इरफान हबीब ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि भगत सिंह केवल क्रांतिकारी नहीं था, बल्कि उसने राष्ट्र निर्माण का एक वैकल्पिक मॉडल दिया। राष्ट्र निर्माण का एक वैकल्पिक मॉडल, राष्ट्र निर्माण का एक वैकल्पिक मॉडल दिया, वैकल्पिक मॉडल दिया। भगत सिंह गेव एन अल्टरनेटिव मॉडल टू नेशन बिल्डिंग। इन इंग्लिश आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग कि भगत सिंह गेव एन अल्टरनेटिव मॉडल टू नेशन बिल्डिंग। और उसका जो नेशन बिल्डिंग का अल्टरनेटिव मॉडल था वो दो कौन कौन थे, तो एक था नेशनलिज्म, उसके जो अल्टरनेटिव मॉडल था, सॉरी, एक था सोशलिज्म, मतलब, और दूसरा था उसका, जैसे सोशलिज्म तो आप जानते हो यहां समाजवाद का बृहत्तर अर्थ है। ये मत हमसे पूछना कि सर समाजवाद, वामपंथ, साम्यवाद में क्या अंतर है। ये मैं पहला, इसके लिए तो मेरा मार्क्सवाद वाला लेक्चर सुनो, उसमें मैंने स्पष्ट कर दिया, पहले ही डायग्राम बना के स्पष्ट कर दिया है। कई बार बच्चे जुड़ते हैं एक ही लेक्चर में, चाहते हैं पीछे की सारी बातें, तो आप उसके लिए उस पृथक लेक्चर को देखिए जो मार्क्सवाद वाला है। उसमें मैंने आपको बता दिया हुआ है कि समाजवाद, साम्यवाद, वामपंथ, मार्क्सवाद, इसमें क्या अंतर है। दूसरा देखते हो सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब है धर्मनिरपेक्षता। तो इरफान हबीब कहते हैं, देखिए वो जो वैकल्पिक राष्ट्रवाद का मॉडल रखा, उसमें उसका बल एक तरफ समाजवाद पर है और दूसरा धर्मनिरपेक्षता पर है। तो समाजवाद में उसका मानना यह है कि देखिए वायलेंस का प्रयोग हम यहाँ इंटरवेनिंग पीरियड के लिए कर रहे हैं, हम हमेशा इस हिंसा के पक्ष में नहीं है। ये हिंसा का हम तभी तक प्रयोग कर रहे हैं जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता।
एक बार जब हमारा समाजवादी लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो हम हिंसा की इस नीति को छोड़ देंगे और फिर हम थ्रू द मेथड ऑफ परसुएशन धीरे धीरे लोगों में समाजवाद फैलाएंगे। और सेकुलरिज्म के बारे में उसका ये कहना था कि सेकुलरिज्म इसलिए आवश्यक है कि धर्म का दुरुपयोग होता है। रिलीजन इज बीइंग मिसयूज्ड बाय द रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास जो शासक वर्ग के लोग हैं वो धर्म का दुरुपयोग करते हैं और धर्म का दुरुपयोग कर दे आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग द कॉमन पीपल विद द मेथड ऑफ रिलीजन। तो वो इस आधार पर कहता है कि मैं नास्तिक क्यों हूं। कभी उसका मुझे लगता है कभी आपको नेटवेट पर भी मिल जाएगा, मैं उसका नास्तिक क्यों हूं अगर मिले तो कभी पढ़ना, उसमें तुमको लगेगा कितना बड़ा आइडियोलॉज है। मैं तो कभी कभी अभिभूत हो जाता हूं मैं स्टूडेंट्स कि भगत सिंह 23 ईयर्स की एज में कितना पढ़ा हुआ था। वो जो वोरेसियस रीडर, वो मतलब एक तरह से समझे तो वो किताबों की दुनिया में बहुत रहते थे और बहुत किताबों का उन्होंने अध्ययन किया। जैसे हमें याद है कि एक बार, जैसे एक उदाहरण मैं लाला लाजपत राय का बताता हूँ कि आप जानते हो कि लाला लाजपत राय का उन्होंने प्रतिशोध लिया था, जो लाला लाजपत राय पर जो जानलेवा हमला हुआ उसका। लेकिन लाला जी से असंतुष्ट हो गए थे बाद में। असंतुष्ट होने की वजह यह थी कि लाला लाजपत राय अपने आइडियोलॉजी में थ्रू आउट बहुत मतलब फिकल रहे, कंफ्यूज रहे। पहले वो थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर, फिर एक्सट्रीमिस्ट से बन गए वो ट्रेड यूनियन लीडर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को प्रेजाइड भी किया था। और फिर बाद में वो बन गए, लाला लाजपत राय एक हिंदूवादी संगठन से जुड़ गए। तो वो चूंकि लेफ्टिस्ट था और सोशलिस्ट थे भगत सिंह, तो भगत सिंह को इस बात का बड़ा गहरा धक्का लगा, क्योंकि वो अपने आइडियल लाला लाजपत राय को मानता था क्योंकि वो पंजाब से ही था। तो उसने एक पैम्पलेट लिखा, पैम्पलेट को कोट किया, द लॉस्ट लीडर, माने खोया हुआ नेता। अब पता है ये लॉस्ट लीडर एक पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ पर पीवी शेली ने लिखा था। विलियम वर्ड्सवर्थ पर पीवी शेली ने लिखा था यूरोप के लिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कभी समर्थक विलियम वर्ड्सवर्थ भी हुआ करता था और पीवी शेली भी हुआ करता था। लेकिन बाद में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन वायलेंट होने लगा तो वर्ड्सवर्थ थोड़ा सा कंजर्वेटिव था, तो वो अपना नाता तोड़ के उसका क्रिटिक बन गया और पीवी शेली फिर भी उसका प्रशंसक बना रहा जैकोबियन रूल का। तो पीवी शेली ने वर्ड्सवर्थ के लिए लिखा द लॉस्ट लीडर, उसमें लिखा कि ओनली फॉर ए पॉकेट ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट मी, वो केवल जेब भर चांदी के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। और जानते हैं यही चीज भगत सिंह ने लाला लाजपत राय के लिए कोट किया। लेकिन जब लाला लाजपत राय, जब मैं आपको बताता हूं भगत सिंह का कैरियर शुरू हुआ, वो पहले नौजवान भारत सभा से, उनका भगत सिंह का पूरा परिवार ही क्रांतिकारी थे। उसमें उनके चाचा अजीत सिंह, उनके पिता कांग्रेस के नेता थे, हालांकि गिरफ्तार वो भी हुए थे। तो चाचा अजीत सिंह क्रांतिकारी थे। फिर भगत सिंह नौजवान भारत सभा से जुड़े, फिर भगत सिंह नौजवान भारत सभा से HSRA के मेंबर हुए। 1927 में गिरफ्तारी भी हुई, HSRA के मेंबर हुए। और फिर भगत सिंह के ही नेतृत्व में फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है, अभी तो आप जानते हैं उसका नाम भी चेंज हो गया, तो वहां पर उसने क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई और फिर उस बैठक में HRA का नाम बदलकर HSRA किया गया था, भगत सिंह के ही परामर्श से। हालांकि उसमें थोड़ा डिस्प्यूट है, विपिन चंद्र मानते हैं चंद्रशेखर आजाद से और सुमित सरकार मानते हैं भगत सिंह के प्रभाव से, लेकिन ज्यादा जोर भगत सिंह के ही पक्ष में जाता है। अब HSRA के मेंबर थे तो पार्टी ने डिप्यूट किया, चूंकि उस समय जो नेशनल असेंबली थी वह 2 बिल पारित कर रही थी, दोनों बड़ी खतरनाक बिल थी। एक को कहते हैं ट्रेड, एक बिल का नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और दूसरे का नाम था ट्रेड सेफ्टी बिल। तो जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये 2 नाम थे। तो अब ये दोनों बिल में का उद्देश्य क्या था? एक तो था ट्रेड यूनियन मूवमेंट को दबाना, यानी वर्कर्स को हड़ताल करने या कोई भी मूवमेंट छेड़ने की जो स्वतंत्रता है वो छीन लेना, और दूसरा उसका उद्देश्य था कि कोई भी कम्युनिस्ट अगर भारत में बाहर से आता है तो उसको बैन किया जा सकता है। तो इसी पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को HSRA के मेंबर्स ने विधानमंडल में एक इनऑफेंसिव बॉम्ब फेंकने के लिए कहा। मुख्य उद्देश्य था वहां पर लिफलेट, जो अपना प्रचार है, अपना पर्चा बांटना और दुनिया को दिखाना और भारतीयों में इस बात का प्रचार करना कि हम बम पिस्टल के कट में विश्वास नहीं करते, व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, देशी और विदेशी पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते हैं। जब भगत सिंह ने कहा तो भगत सिंह का ये अभियान इतना सफल रहा था कि भगत सिंह के इस जो
विधानमंडल में बम फेंकना, फिर कोर्ट का इस्तेमाल करना, फिर जर्नलिस्ट में अपने विचारों को फैलाना, उससे पूरी धारणा ही बदल गई क्रांतिकारियों के बारे में। आम आदमी को भी ब्रिटिश ने फैलाया हुआ था कि ये तो आतंकवादी है, लेकिन उसने पूरी धारणा को भगत सिंह की इस घटना ने बदल दी। लेकिन फिर वही ब्रिटिश, एक बार भगत सिंह, पहले तो HSRA का कैलकुलेशन यह था कि बस 2-3 वर्ष के लिए वो बंदी होंगे, उसके बाद उन्हें आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन एक बार जब ब्रिटिश को भगत सिंह हाथ आ गए थे तो ब्रिटिश फिर कैसे छोड़ते। ब्रिटिश ने तुरंत लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें पुलिस ऑफिसर सैंडर्स की हत्या हुई थी, उस केस को ब्रिटिश ने अटैच कर दिया। तो फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को डेथ सेंटेंस मिला। अब देखिए, वही समय है कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी ने चलाया है, और 5 मार्च 1931 को गांधी इम्पैक्ट हुआ है, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई। अब इट इज स्टिल अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट कि गांधी ने भगत सिंह को बचाने वाला मुद्दा उठाया कि नहीं उठाया, तो उसमें अलग अलग मत है। इसमें बिपिन चंद्र कहते हैं कि गांधी जी ने इरविन से पेशकश की थी, रिक्वेस्ट किया था कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के साथ नरमी बरती जाए, लेकिन इरविन ने उसको ठुकरा दिया था, जो कि उनके ऊपर मर्डर चार्ज था। लेकिन सुमित सरकार कहते हैं उन्होंने कहा नहीं इरविन को, तो यही कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है। लेकिन हमें लगता है कि इरविन को कहा होगा, क्योंकि इसको हमको सबसे बड़ा प्रमाण लगता है कि हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो स्वयं हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक और कवि रहे हैं, जो HSRA के एक्टिव मेंबर रहे हैं, और उनको 3 दिन में ट्रक चलाना सिखाया गया था ताकि भगत सिंह को जेल से भगाया जा सके, और उसमें वो गिरफ्तार भी हुए थे, जिस पर उन्होंने शेखर एक जीवनी नामक कृति लिखी है। उन्होंने भी अपनी रचना शेखर एक जीवनी में एक जगह पर लिखी है कि भगत सिंह को फांसी और गांधी की भिक्षा स्वीकार। लेकिन उस समय भगत सिंह की लोकप्रियता इतनी थी और गांधी जी के लिए इतनी बड़ी चुनौती आई थी कि गांधी जी जब 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी, और 31 मार्च को गांधी जी जब कराची अधिवेशन में गए तो युवाओं ने काले झंडे से स्वागत किया, और फिर कांग्रेस को इन महानुभावों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ी गांधी जी के न चाहने के बाद भी। हालांकि गांधी इसको इनको पब्लिकली कभी डिनाउंस नहीं कर पाए, पब्लिकली डिफेंड किया इन्होंने, पब्लिकली डिफेंड इनके वायलेंस को नहीं किया, लेकिन इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल करते थे, डिल्यूटेड पैट्रियोटिज्म। डिल्यूटेड पैट्रियोटिज्म का मतलब हुआ कि भटका हुआ देशभक्त, जो रास्ते से भले ही भटक गए हैं लेकिन है ये देशभक्त। ये हमेशा वो क्रांतिकारियों के लिए ही शब्द का प्रयोग करते थे। डर उनका होता था कि युवा इसके प्रभाव में नहीं चला जाए, क्योंकि वो हिंसा को पसंद नहीं करते थे, लेकिन कभी भी हिंसा के बाद भी इनको सोशली वो डिनाउंस नहीं कर पाए। और दूसरी बात यह है कि गांधी जी को भी अंत में स्वीकार करना पड़ा कि हिंसा से परे मूवमेंट कभी हो नहीं सकता। और आप स्वयं गांधीवादी मूवमेंट में आप देखिए कि स्वयं गांधी की नीति में परिवर्तन आता गया। अब इसका मैं ज्वलंत उदाहरण आपको बताता हूं। इसका ज्वलंत उदाहरण एक यह है कि जब वही गांधी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इसलिए वापस लेते हैं क्योंकि चौरी चौरा की घटना होती है। जब 1931 में जब सूर्य सेन जैसे क्रांतिकारी अपने कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेडर वगैरह के साथ होकर, और जब उसने अपने 5 साथियों के साथ चिटगांव शस्त्रागार पर कब्जा करता है, या सोलापुर के मिल मजदूरों या खुदाई खिदमतगार के जवानों का जो आक्रोश निकलता है, बावजूद इसके उन्होंने मूवमेंट को वापस नहीं लिया है। और क्विट इंडिया मूवमेंट आरंभ करने से पहले तो मैंने आपको बताया भी होगा गांधी के लेक्चर में कि गांधी ने खुद कहा है कि मैं आपसे अपनी अहिंसा नहीं मांग रहा, कि अगर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ने का मतलब, या एक अखिल भारतीय मूवमेंट छेड़ने का मतलब हिंसा भी का खतरा है, तो मैं हिंसा का खतरा भी मोल लेने के लिए तैयार हूं। और इतना ही नहीं, जब क्विट इंडिया मूवमेंट में जेल में उनको डाला गया था, और जब पब्लिक ने खुलकर हिंसक घटनाएं की, तो उन्होंने पब्लिकली उसको डिनाउंस नहीं किया, उल्टा उन्होंने उसको जस्टिफाई किया कि गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस है, गवर्नमेंट के द्वारा जो संगठित हिंसा की जा रही है, इसमें इसके विरुद्ध यह लोगों की स्वाभाविक निराशा को प्रदर्शित करती है। तो क्या दिखलाता है, स्वयं गांधी भी कहीं ना कहीं इनके साथ कॉम्प्रोमाइज। और सबसे बड़ी बात यह है कॉम्प्रोमाइज इस सेंस में कि कांग्रेस के नेता और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के बीच विभाजन रेखा खींचना मुश्किल था। गांधी को छोड़ दीजिए तो बाकी नेताओं को, अब बंगाल में देखिए चित्तरंजन दास है, शरद चंद्र बोस हैं,
वहां क्रांतिकारियों के डिफेंड में खड़े होते हैं। सुभाष चंद्र बोस खुद आगे चलकर क्रांतिकारी हो जाते हैं। तो इनके बीच बहुत थी लाइन ऑफ डिमार्केशन है। अरविंद घोष है, वो उग्रवादी नेता है और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भी बन जाते हैं। तिलक का जो विचार है वो क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के बहुत निकट है। तो इनके बीच तो कई बार तो एक घर में चाचा कांग्रेसी, उनके भतीजे क्रांतिकारी। तो जैसा ये मैकलियन ने यही लिखा है कि जैसा एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांटकर देखा जाता है ये कांग्रेस के लीडर्स हैं, ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादी है, ऐसा वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं बांटा जा सकता। अब चलिए, जब 31 तक आकर जो HSRA का 31-32 तक जब उसका डिक्लाइन हुआ तो बहुत सारे क्रांतिकारी चले गए, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स बन गए, कुछ कांग्रेस के मेंबर्स ही बने, लेकिन ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी के। आज ही मैं याद करता हूं कि अगर भगत सिंह जीवित बच गया होता तो फिर नेहरू के लिए बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली थी। हालांकि नेहरू ने भगत सिंह को के प्रति सिंपैथी दिखाई थी, डिफेंड ही किया था। जैसे अपने ऑटोबायोग्राफी में वो लिखते हैं तो नेहरू उनके प्रति महान देशभक्त के रूप में उनको देखते हैं। तो नेहरू का भी था और भगत सिंह भी नेहरू के प्रति अच्छा आइडिया रखता था। लेकिन अगर भगत सिंह कुड हैव सर्वाइव्ड या सुभाष चंद्र बोस अगर सर्वाइव कर गए होते तो नेहरू की सरकार को आगे बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली थी। इसमें हम इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते। तो मैं आपको इनके बारे में बता रहा। अब ये धारा मरी नहीं, धारा चलती रही। बंगाल में युगांतर पार्टी काम करती रही। 1930 के दशक में HSRA या युगांतर पार्टी, फिर विद्रोह गुट बना, रिवोल्ट गुट जिसमें सूर्य सेन था, वो भी काम किया। 1930 के दशक में दोनों का पतन हो गया। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस ने किया, क्या वो क्रांतिकारी धारा नहीं थी? सुभाष चंद्र बोस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति से लाभ उठाकर वो निकले। पहले जाके जर्मनी में इंडियन लीजन बनाया, वहां पर वह हिटलर के विदेश मंत्री रिबेनट्रोप से मिले और जब उनको लगा कि हिटलर उनका दुरुपयोग करके सोवियत रशिया के अगेंस्ट में करना चाहता है, वो खुद भी समाजवादी थे, इसलिए वो इस चीज़ को पसंद नहीं किया और वहीं उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हमें जापानियों के साथ, हमें जापान जाना है। तो उनको एक पनडुब्बी में, जर्मन पनडुब्बी में सीक्रेटली, जो जर्मन सबमरीन है, वहाँ पर भेजा गया। जापानी नियंत्रण में उसमें सिंगापुर था, तो सिंगापुर पहुँचे। सिंगापुर में एक क्रांतिकारी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस क्रांतिकारी का नाम था रास बिहारी बोस। और फिर उन्होंने वहीं पर 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार को गठित किया था, INA। अब देखो, INA मिलिटरली बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा और बहुत मिलिटरली सक्सेसफुल नहीं रहने की वजह भी थी, क्योंकि देखो इसकी एक वजह यह थी कि मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस समय सुभाष चंद्र बोस ने INA ज्वाइन किया था, उस समय एक तरह से जो एक्सिस पावर था, जर्मनी, जापान और इटली का पावर को एक्सिस पावर बोलते हैं, तो उसका डिक्लाइन शुरू हो गया था लगभग। एक जापान एक्टिव था, लेकिन जर्मनी का डिक्लाइन शुरू हो गया था, इटली ने समर्पण कर दिया था। तो लास्ट फेज में तो जुड़े ही। दूसरी बात है कि उनका जजमेंट पर हम बहुत विश्वास नहीं करते। उनका उद्देश्य बहुत ही पायस था, सेक्रेट था। उनके जजमेंट पर हम बहुत विश्वास नहीं करते, क्योंकि जापानी इतने ऑनेस्ट होते कि सुभाष की जीत के बाद इंडिया को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने देते। इसमें लोगों को सीरियस डाउट है आज भी, क्योंकि जापानियों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। जिन देशों में भी वो गए उन्होंने अपने ढंग से, लेकिन उनका उद्देश्य बहुत पायस था, बहुत पवित्र था, महान त्याग का उदाहरण था। और मैं एक बात यह भी बताऊं कि उन्होंने एक तरह से, एक कहावत है कि जीवित जूलियस सीजर के बजाय मिड सीजर ज्यादा घातक साबित हुआ अपने शत्रु के लिए। INA का उनका प्रयोग था, उसने ब्रिटिश की जड़ खोद दी इंडिया में। जीवन में कुछ नहीं किया। सुभाष की मृत्यु के बाद INA ने बहुत बड़ा इंपैक्ट पैदा कर दिया। हालांकि सुभाष की मृत्यु डिस्प्यूटेड है, हालांकि अब तो लगभग लोग मान रहे हैं कि एयर क्रैश में उनका डेथ हुआ। हालांकि बहुत लोग इसको आज भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अब तो समझ सकते हो आप। लेकिन किन परिस्थितियों में सुभाष ने देश छोड़ा था? उनकी टकराहट मुख्य रूप से गांधी के साथ ही हुई थी। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में उन्होंने जीता क्या अध्यक्ष बने, और फिर उन्होंने अध्यक्ष पद पर रहते हुए कुछ समाजवादी रूपांतरण लाए, लेफ्टिस्ट परिवर्तन लाए। 1939 में अब त्रिपुरी में अधिवेशन होने वाला था, तो उनके समाजवादी परिवर्तन से या समाजवादी जो नेता है उसकी सक्रियता से
जब परंपरावादी नेता डर गए, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्होंने गांधी को इस बात के लिए आगाह किया कि भाई समाजवादियों का प्रभाव, लेफ्टिस्ट का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो गांधी ने पट्टापी सीतारमैया को नेक्स्ट अध्यक्ष के रूप में चुन दिया। सुभाष ने कहा कि देखिए, हम चाहते हैं कि अध्यक्ष का पद का चुनाव हो और मुद्दों के आधार पर हो। एक तरह से वो गांधी के लिए चैलेंज था। गांधी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उनको विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, परंतु अनहोनी घटित हो गई और सुभाष जीत गए। सुभाष को जीतने के बाद जबकि उनको 1577 वोट्स मिले और पट्टापी सीतारमैया को 1380 वोट्स ही रह गए। लेकिन फिर कांग्रेस में के सामने जब गांधी ने जब अपना वाकई रूप में आए, जो कांग्रेस रिजाइन देने की बात की, तो पूरा कांग्रेस गांधी के पैरों पर लौट गया और सुभाष अलग थलग पड़ गए। अंत में सुभाष को कांग्रेस से रिजाइन करना पड़ा। गांधी ने कहा आप अपने एग्जीक्यूटिव को फॉर्म करिए, लेकिन सुभाष को बाकी मेंबर्स ने साथ नहीं दिया और सुभाष किनारे हो गए। और फिर बाद में कांग्रेस की मेंबरशिप भी छीन ली गई, उन पर कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई, वो कहानी को मैं नहीं बताना चाहूँगा। तो 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और फिर उचित मौके देखकर देश से बाहर निकल गए। लेकिन उनकी जब भले ही मिलिटरली उनको बहुत सक्सेस नहीं मिला, लेकिन उनके बाद जब आईएनए के जवानों पर जब मुकदमे चले तो पूरे देश में राष्ट्रवाद हिलोरे लेने लगी। और सबसे बढ़कर मैंने एक बुक पढ़ी हुई है, वो बुक है, उनके ऑथर रहे हैं सुनील खिलनानी, उस बुक के ऑथर हैं संजीव सान्याल। तो उन्होंने एक बुक में उन्होंने एक बात कही जो मैंने भी इस बात को बड़ा गंभीरता से नोटिस किया कि सुभाष ने तो ब्रिटिश के सबसे बड़े पिलर को ही हिला दिया इंडिया में, और वो पिलर था आर्मी। ब्रिटिश को भारत में टिकने का सबसे बड़ा सहारा कौन थी? आर्मी। आर्मी में घून लग गई, उनकी जो सेना है वो सेना इन्फेक्टेड हो गई क्योंकि उसमें राष्ट्रवाद की विचारधारा फैल गई। और फिर खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। वंस द आर्मी वॉज गोइंग टू बी इन्फेक्टेड, it produced a very tremendous psychological impact even on naval force, and then you will come to know naval mutiny of Bombay in February 1946। इधर 1945 में आजाद हिंद फौज के जवानों पर मुकदमे चले लाल किले में, इधर फरवरी 1946 में नौसैनिक विद्रोह बॉम्बे में हो गए। तो कहा जाता है कि ब्रिटिश ने जो भारत छोड़ने के निर्णय को प्रभावित किया, उसमें भी एक बहुत बड़ी भूमिका सुभाष के इस आईएनए की मानी जाती है। तो अब मैं इस संदर्भ में एक बात आपको बताना चाहूंगा कि शायद इनके प्रभाव को पहले क्रांतिकारियों का जो योगदान है उसको लोग नहीं स्वीकार कर पाते, इसलिए मैंने 4-5 इस मुद्दे को दे दिया। एक पहला है 1909 का अधिनियम एक्ट ऑफ 1909। जब स्वदेशी मूवमेंट के दरमियान बंगाल में जब क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की घटनाएं हुई तो 1909 का अधिनियम लाया गया। उस पर केवल उग्रवादियों का ही प्रभाव नहीं था, बल्कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का ही प्रभाव था। कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति को प्रोत्साहन देकर सरकार युवाओं को मुख्य धारा में लाना चाहती थी। यानी गवर्नमेंट वॉज, यू कैन से, inclined to bring the youth forces into the mainstream of the politics through introducing the provision of elections। तो ये एक फैक्टर है। 1911 में राजधानी परिवर्तन का निर्णय, तो अगर गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी चुना का प्रयास किया तो उसमें कहीं बढ़ते हुए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के खतरे का भी योगदान था। एंड यू कम टू नो कि देन 1912 में राजधानी एक्चुअल में ट्रांसफर हुआ। हालांकि उस पर भी जो वायसराय उस समय हार्डिंग हुआ करता था, उस पर जानलेवा हमला हो गया था। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट, इसी के डर से रॉलेट एक्ट लाया और आईएनए ने ब्रिटिश के भारत छोड़ने के निर्णय पर प्रभाव डाला। जो अभी मैंने बताया है कि आईएनए इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। यानी ब्रिटिश ने अगर भारत को छोड़ने का निर्णय लिया, उसमें भी आईएनए का योगदान था। अब देखिए नेशनल मूवमेंट पर इंपैक्ट ऑन कांग्रेस एंड नेशनल मूवमेंट पर क्या है। तो अभूतपूर्व बलिदान का उदाहरण देकर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, टू अवेकन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ अनप्रेसिडेंटेड सैक्रिफाइस। देखो अब यहाँ पर ये जो मुद्दा है
एक अफसोस है मुझे, 2-3 वर्ष पहले बिपिन चंद्रा की बुक को इस आधार पर बैन कर दिया गया था कि बिपिन चंद्र के बुक में क्रांतिकारियों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है क्रांतिकारी आतंकवादी। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूं, जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो क्रांतिकारी आतंकवादी ही लिखते थे। कारण क्या था, उसमें वही प्रचलन था। वो तो जब 9/11 की घटना हुई तो फिर इस घटना के बाद धीरे धीरे आतंकवादी शब्द बहुत अब लोग गंभीरता से लेने लगे, तो इसलिए धीरे धीरे उस शब्द पर। लेकिन अब बिपिन चंद्रा ने 1988 में ये बुक लिखा था, हमें याद है 1988 में यह बुक लिखा था, तो उस समय आतंकवादी शब्द सभी यूज करते थे। उसके बाद बिपिन चंद्रा ने उस बुक को रिवाइज नहीं किया, आदित्य मुखर्जी, मृदुला मुखर्जी इन सबको कर देना चाहिए था, नहीं किया इन्होंने, तो आतंकवादी शब्द को नहीं बदला गया, इस बात पर आपत्ति हुई थी। लेकिन बाद में खैर फिर बदल दिया गया। लेकिन बिपिन चंद्रा ने, आदित्य मुखर्जी और मृदुला मुखर्जी ने क्रांतिकारियों में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इन पर बहुत शोध किया है। भगत सिंह को लाइमलाइट में लाने में बिपिन चंद्र का भी हाथ है, तो इन्होंने इनके साथ इनजस्टिस नहीं किया है। ये लाइन बिपिन चंद्रा का ही है कि अभूतपूर्व बलिदान का उदाहरण देकर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया, ये इनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। और कांग्रेस से बहुत पहले पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को अपनाना। अब कांग्रेस तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को अपनाएगी, लेकिन इन्होंने तो आरंभ में ही कंप्लीट फ्रीडम की बात करनी शुरू कर दी थी स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में। एंड सभी चरणों में कांग्रेस की नीति को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसी ऑफ कांग्रेस एट ऑल स्टेजेज। कहा जाता है कि कराची अधिवेशन का जो कांग्रेस का प्रस्ताव था, कहीं ना कहीं उस पर भी भगत सिंह के विचारों का प्रभाव वहां भी था। केवल नेहरू के विचारों का प्रभाव और सुभाष के विचारों का प्रभाव नहीं था, बल्कि भगत सिंह के विचारों का ही प्रभाव था। गांधीवादी नेतृत्व को चुनौती, चैलेंजेस टू गांधीयन लीडरशिप। ये गांधीयन लीडरशिप को भी समय समय पर चैलेंज किया है। तो मैं स्टूडेंट्स, हियर यू हैव टू नो दैट कि जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है ये कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये कोई हाशिए पर नहीं थे। अब नए नए शोधों में अब आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आप तैयार रहना कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्व को दर्शाइए, अंडरलाइन द इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन द नेशनल मूवमेंट। फिर आपका यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि इन व्हाट वे revolutionary nationalism give an alternative method to the national movement of India। राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ने एक वैकल्पिक स्वर कैसे दिया या एक वैकल्पिक नेतृत्व कैसे दिया। भगत सिंह पर आपका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो सकता है, सुभाष चंद्र बोस पर आपका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट सर्विसेज हो, कहीं भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं स्टूडेंट, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते रहिएगा। और हिस्ट्री में ये जो अनसंग हीरोज हैं वो फिर दोबारा रिस्टोर हो रहे हैं, इसका हम सभी लोग मिलकर स्वागत करें। आज एक बार याद करें उनके 74th। अब तो आप जानते ही हो कि इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर इसे हमें याद करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब मैं नेक्स्ट डे मिलूंगा। संभव है कि मैं सैटरडे को इस वीक में भी ना आ सकूं, लेकिन अब डेट मैं आपको पहले ही इंटीमेट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।